चलिए, गुड आफ्टरनून ऑफ यू। मैंने पिछली क्लास में तो हमने सिर्फ अभी एक इंट्रोडक्शन ही लिया था, कोई टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ नहीं था, राइट। कोई बच्चा जो फर्स्ट टाइम आ रहा हो, आज पहली बार, आप पहली बार, आपका नाम बेटा? करण, करण, ओके करण। अच्छा, हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि हमारा जो ये पेपर है वो बेसिकली उसमें कंटेंट क्या क्या है। हमने अकाउंट्स और एफएम के सारे टॉपिक्स बेसिकली लिखे थे। पेपर का पैटर्न अभी जो टेंटेटिव है, बेसिकली जो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में दिया है, अभी फिलहाल हमने वो देखा था कि किस तरीके से पेपर दिख सकता है। दिखेगा कैसा, ये आपको पहली बार जब दिसंबर में एग्जाम देने जाओगे तभी पता लगेगा। और हमारे लिए ना अब ये बात मैटर नहीं करती कि हमारा पेपर कैसा आएगा। हमारे लिए ये मैटर करता है कि हम ना हर तरीके की पॉसिबिलिटी को जो है वो कवर करके जाएं एग्जाम में। मतलब जितना भी पॉसिबिलिटी एग्जाम में हो सकती है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हम हर एक तरह के क्वेश्चन को अच्छे से खुद से देख के बढ़िया से जाएं। मतलब मैं आपको हर तरीके से तैयार करके भेजूंगा, 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी, 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी, 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी, 12 और 16 नंबर तक के क्वेश्चन के लिए भी। 20 नंबर का क्वेश्चन आना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 60 मार्क्स का बिकॉज एक पोर्शन है। 100 मार्क्स का अगर मान लो सिर्फ अकाउंट्स होता तो हम सोच सकते कि शायद 20 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते। 20 मार्क्स के बहुत पहले कभी आया करते थे। आज मैं जो टॉपिक आपके साथ टेकअप कर रहा हूं, पहला टॉपिक मैं एक लाइट टॉपिक टेकअप कर रहा हूं। हालांकि ये टॉपिक जो है आपके एफएम में है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में है ये टॉपिक। लेकिन जैसे कि मैंने आपको एक टॉपिक बताया था कि एफएम में दे तो रखा है, पर एक्चुअली में ये एफएम का टॉपिक है नहीं। ये एक फील्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का एक और फील्ड है, उसका टॉपिक है। तो हम ना ये वाला टॉपिक, मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक जो है, ये हम टेकअप कर रहे हैं। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट भी एक टॉपिक है, बट ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट मोर और लेस थ्योरेटिकल टॉपिक है। और जो मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक है, ये प्रैक्टिकल कम थियरी, इसमें से थियरी भी आएगी और प्रैक्टिकल भी आएगा, दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे और मैं सब कुछ ही आपको कवर करवाऊंगा। तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप जो भी आप आज फ्रेश रजिस्टर्स लेके आए हैं, 3 पेजेस मैंने आपसे कहा था इंडेक्स के लिए आप छोड़ेंगे। इंडेक्स कैसे बनाना है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। और आप जो हेडिंग डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। हमारा जो टॉपिक जिसको हम स्टार्ट करेंगे वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। कायदे से ना ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का टॉपिक है और ना ही ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक है, मार्जिनल कॉस्टिंग। इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है, कोई जर्नल नहीं है, कोई लेजर नहीं है। प्यारा सा टॉपिक है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एग्जाम में क्वेश्चन जो मुझे लगता है फिलहाल आ सकता है, वो आ सकता है 5 मार्क्स का। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो पक्का पक्का पूरे पूरे आने के चांसेस हैं। 2 आए तो शायद 5 मार्क्स के 2 आ जाएंगे, पर 5 से 10 नंबर तक का वेटेज आपके एग्जाम में इसका रह सकता है। ये पॉसिबिलिटी कम है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आए ना, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग हमेशा से ही, पूरा इतिहास उठा के देखूं मैं अगर पिछले कई सालों का, तो इस टॉपिक से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है। अब इस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपसे पिछली क्लास में एक वादा किया था कि मैं कहीं भी आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, आपको हर एक छोटी से छोटी बात बताने की कोशिश करूंगा। बेसिक से शुरुआत करेंगे हर एक टॉपिक में। अकाउंट्स कई बच्चों ने 11th-12th में ठीक से नहीं पढ़ा होता, मैं इस बात को रिस्पेक्ट करते हुए आपको हर टॉपिक इस तरीके से ही पढ़ाऊंगा कि आपने पुराना कुछ ठीक से नहीं पढ़ रखा है। मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक में हम अब करेंगे क्या, जैसे मैंने कहा कि ये मैनेजमेंट की अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड टॉपिक है। मैनेजमेंट कौन, जो अल्टीमेटली एक बिजनेस को चला रहे हैं, वही मैनेजमेंट है। अब अगर मैं मान लो किसी एक नए बिजनेस की बात करूं, कोई एक नया बिजनेस जब स्टार्ट करता है, तो जानते हो उस नए बिजनेसमैन का एक ही दिमाग में ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी तरीके से नुकसान ना करूं। कोई एक बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो दिमाग में क्या आता है, बस किसी भी तरीके से मुझसे नुकसान ना हो। नुकसान ना होने का मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो मैं इतना तो कम से कम कमा लूं कि मेरे खर्चे बियर हो जाएं। मतलब वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि एक ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट कभी वर्ड सुना आपने, ब्रेक इवन? ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन। तो कोई भी एक नया नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसकी मैनेजमेंट सबसे पहले क्या चाहेगी कि जल्दी से जल्दी हम कहां पर पहुंच जाएं, ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच जाएं। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलते हैं, वो इस टॉपिक का दायरा है। फिर जब हम थोड़ा सा ब्रेक इवन तक पहुंच जाते हैं, स्टैब्लिश हो जाते हैं, फिर ब्रेक इवन पे भी कब तक काम करोगे? अल्टीमेटली क्या चाहिए होगा भाई, जो कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो अल्टीमेटली प्रॉफिट के लिए ही करता है।
उसको भी एट लास्ट अपना घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। फिर हम दिमाग में लेके आते हैं ठीक है अब फिर कॉस्ट तो हमने रिकवर कर ली है, अब हम ये देखना चाहेंगे कि कम से कम कितना बेचें कि एटलीस्ट हमें क्या हो, हमें प्रॉफिट्स हो। और हम अपने दिमाग में एक टारगेट प्रॉफिट सेट कर लेते हैं कि भाई ठीक है अभी हमने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, फिलहाल 20,000 महीना भी कमा लेंगे प्रॉफिट का, मतलब साल का 2,40,000। तो दिमाग में सेट कर लिया कि इस बिजनेस से 2,40,000 का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, एक बड़ा कॉर्पोरेट हो सकता है कि ये फिगर्स करोड़ में बात करे कि 10 करोड़ का फिगर प्रॉफिट चाहिए, 15 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, पर हमने एक टारगेट सेट कर लिया। मतलब टारगेट प्रॉफिट के लिए कितना कमाएं, ये भी इस चैप्टर का दायरा है। ठीक ऐसे ही हम अगर कोई बिजनेस करेंगे तो आए दिन कंपटीशन के चलते हो सकता है कि हमें अपना सेलिंग प्राइस गिराना पड़े, या फिर हमारी कॉस्ट बढ़ सकती है। मान लो मारुति अगर गाड़ियां बनाती है, तो मारुति जब गाड़ियां बनाती है तो उस गाड़ियों में ऑफकोर्स स्टील लगता है। स्टील के प्राइसेस इंटरनेशनली ड्रिवन होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। स्टील का दाम बढ़ेगा तो गाड़ियों के दाम बढ़ने चाहिए, मतलब गाड़ियों की कॉस्ट तो बढ़ेगी, दाम बढ़ाए ना बढ़ाए डिफरेंट बात है, गाड़ियों की कॉस्ट बढ़ेगी। गाड़ियों में टायर लगता है, और टायर जो है रबड़ की प्राइस से डिराइव होते हैं। अगर रबड़ का रेट बढ़ रहा है तो टायर, रबड़ पता है ना आपको, टायर जैसे बनते हैं, रबड़ का रेट बढ़ेगा तो टायर्स के रेट बढ़ेंगे। कहने का मतलब जो भी प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा उसकी एक कॉस्ट होती है। कॉस्ट अगर इंक्रीज हो जाती है तो क्या वो इंक्रीज इन कॉस्ट क्या मैं अपने कस्टमर को पास ऑन करूं? कहीं ऐसा तो नहीं कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है, नाराज ना हो जाए, नाराज हो जाएगा तो वो मेरे प्रोडक्ट को हो सकता है लेना बंद कर दे। कहने का मतलब ये भी एक तरह का डिसीजन है कि प्राइजेस का इंपैक्ट हमारे सेल्स पर क्या होने वाला है, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। हम इस चैप्टर में इस तरह के कई सारे डिसीजंस लेंगे, जैसे कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालना, डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए कितना सेल करें ये सब देखना, और अगर हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर में बदलाव आते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारे उस पर पड़ेगा। ब्रेक इवन पॉइंट भी एक नहीं कई तरह के पढ़ेंगे हम। एक सिंपल ब्रेक इवन पॉइंट होता है, एक ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट होता है, एक कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट होता है, एक कैश ब्रेक इवन पॉइंट होता है, कई सारे ब्रेक इवन पॉइंट्स भी होते हैं। तो ना मैनेजमेंट कई तरह के डिसीजंस यहां पर लेगी, और उन डिसीजंस को हमें यहां पर देखना है कि किस तरीके से हम लेंगे। अब ये तो हुआ कि ऐसा कुछ हम देखने वाले हैं, लेकिन ये सब हम डिस्कस करने से पहले हम हमेशा हर टॉपिक की शुरुआत बहुत बेसिक से करेंगे। पहले उस टॉपिक में यूज होने वाली जो टर्म्स हैं, उस टॉपिक में जो यूज होने वाले कई सारे जो उसमें जितने भी डेफिनेशंस वगैरह हैं, या जो जो हमें एक लगता है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले चाहिए, वो पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे और फिर हम टॉपिक में एंटर करेंगे। मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग में मैं भी आपको एंटर नहीं करवा रहा हूँ। पहला काम हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम कुछ बेसिक बेसिक डिस्कशन करेंगे ताकि हमारी एक बेसिक समझ डेवलप हो, और उसके बाद उस समझ को लेने के बाद फिर हम अपने टॉपिक में धीरे धीरे एंटर करते जाएंगे। जैसे कि अभी मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है क्या नहीं है, इस फिलहाल सबको आप साइड में रख के पहला जो हम यहां पर कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है इनकम स्टेटमेंट। इस टॉपिक में हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे थ्रू आउट, और उस स्टेटमेंट का हम नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट। मैं कई सारे पॉइंट्स फॉर्म में आपको लिखवाऊंगा सारे नोट्स, आप इसको क्या नंबर दे रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, और उसमें हम क्या बना रहे हैं, सबसे पहले एक इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब ध्यान से प्लीज सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉफिट निकालना है अगर हमें, तो प्रॉफिट निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक कॉस्ट और दूसरा सेल वैल्यू। मतलब मैंने कितने की सेल करी, उसमें से मैं अगर माइनस कर दूं क्या, कॉस्ट, तो हम क्या निकाल लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। बहुत बेसिक सी इक्वेशन है, सेल्स में से कॉस्ट को घटाओ तो क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। और इस इक्वेशन की मदद से ही हम यहां पर ये इनकम स्टेटमेंट ड्राइव करने वाले हैं। जब आपने 11th क्लास में अपना अकाउंट्स पढ़ा था तो वहां पर आपने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, उसके क्रेडिट साइड पे सेल आती थी। हालांकि वहां ट्रेडिंग पीएनएल था, पर दोनों को मर्ज अगर कर दूं तो क्रेडिट साइड पे सेल आती थी, और डेबिट साइड पे बड़े सारे खर्चे आते थे। वो सारे खर्चों को अगर जोड़ दे तो क्या आ जाता है, कॉस्ट, और सेल में से कॉस्ट को माइनस कर दे तो क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन जब आपने अकाउंट्स में कॉस्ट बोला था तो कॉस्ट मतलब बहुत सारे खर्चे थे, जैसे कि सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल चार्जेस, एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन सैलरी, पता नहीं कितने सारे खर्चे थे। यहां पर इस चैप्टर में जब हम अभी इसको डिस्कस करना शुरू करेंगे, हमारे लिए जो ये इतने सारे खर्चे हैं, इसको हम इतने सारे खर्चों की तरह ना देखते हुए हम कहेंगे भाई हमारे लिए ना खर्चे सिर्फ दो ही तरह के हैं।
या तो खर्चा वेरिएबल होगा या खर्चा फिक्स्ड होगा, बस तीसरा कोई खर्चा इस चैप्टर में नहीं है। मतलब अगर मैं बोलता हूं सैलरी पे करी है, तो हम इस चैप्टर में ना सैलरी को सैलरी नहीं बोलेंगे, इस चैप्टर में हम क्या बोलेंगे इसको कि भाई ये एक फिक्स खर्चा है। फिक्स खर्चा मतलब क्योंकि एम्प्लॉय आएगा, उसको हर महीने आपको सैलरी देनी पड़ेगी, आपकी जितनी मर्जी सेल हो जाए उसको सैलरी फिक्स दोगे। अगर आपने 20,000 में तय किया है तो उसको हर महीने कितना दोगे आप? 20,000 रुपए दोगे। 50,000 का एम्प्लॉय तो हर महीने कितना दोगे? 50,000 दोगे। आपकी सेल जितनी मर्जी हो, कम हो ज्यादा हो, उस एम्प्लॉय को मतलब नहीं है, महीने का 50,000 उसको देना है अगर आपने 50,000 पे रखा है। ठीक है सही। रेंट, रेंट एक कौन सा खर्चा है? रेंट एक फिक्स खर्चा है। लैंडलॉर्ड को कोई मतलब नहीं है कि आप कितना यूनिट बेच रहे हो, कम बेच रहे हो, ज्यादा बेच रहे हो, बंद कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, लैंडलॉर्ड हर महीने आएगा दरवाजे पे और क्या लेके जाएगा आपसे? किराया लेके जाएगा। जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो हम रेंट को रेंट बोल रहे होते हैं, सैलरी को सैलरी बोल रहे होते हैं। हम कह रहे हैं यहां पर हम रेंट को रेंट नहीं बोलेंगे, हमारे लिए दो ही तरह के खर्चे हैं, या तो फिक्स या वेरिएबल। मतलब मैं रेंट को इस चैप्टर में क्या बोलूंगा? इट्स अ फिक्स्ड एक्सपेंस। सैलरी को इस चैप्टर में क्या बोलूंगा? कि ये एक फिक्स खर्चा है। अब जो, जैसे मान लो आप सारे स्टूडेंट्स हो यहाँ पर, ठीक है, मैं आप सबको अलग अलग लेवल्स पे क्लासिफाई कर सकता हूँ। जैसे कि मैं ये बोल सकता हूँ, एक क्लासिफिकेशन का तरीका है कि यहाँ पर कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं। या फिर एक क्लासिफिकेशन का ये तरीका है कि आप में से कितने बच्चे ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, मतलब ग्रेजुएट हैं, और कितने अंडर ग्रेजुएट हैं, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। या फिर एक क्राइटेरिया ये भी हो सकता है कि आप में से कितने बच्चे दिल्ली के हैं, कितने बच्चे दिल्ली के बाहर के हैं। कहने का मतलब बच्चे सेम ही हैं, स्टूडेंट सारे सेम है, लेकिन मेरा क्लासिफिकेशन करने का तरीका बदल गया। खर्चे सेम ही है, सारे के सारे खर्चे सेम है, लेकिन हम जब अकाउंट्स पढ़ते हैं तो वहां पर खर्चे का नेचर देखते हैं। अच्छा ये सैलरी का खर्चा है तो सैलरी का खाता खोलो, ये रेंट का खर्चा है तो रेंट का अकाउंट खोलो, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का लेजर खोलो। लेकिन हम यहाँ पर जितने भी खर्चे होंगे, हम कह रहे हैं कि हमारे लिए इतने सारे खर्चे नहीं चलेंगे, तुम 1000 खर्चे गिनवा दो, पर हम उन सारे खर्चों को क्लासिफाई कर देंगे या तो वेरिएबल कॉस्ट में या फिर किस कॉस्ट में? फिक्स कॉस्ट में। बस तीसरा कोई खर्चा है ही नहीं। दो ही खर्चे हैं, या तो वेरिएबल या फिर कौन सा? फिक्स्ड। फिक्स के दो एग्जांपल मैंने आपको दिए कि चलो रेंट हो गया और सैलरी हो गया, और भी कोई फिक्स खर्चा अगर है तो वो हम कर लेंगे। लेकिन वेरिएबल खर्चे का बेस्ट एग्जांपल है जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक हलवाई अगर समोसे बनाता है तो समोसे बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट क्या लगेगी? मतलब ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो वेरी करेगी सेल के साथ? आलू है, मैदा है, मसाले हैं, ये सब क्या है? रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल कितना चाहिए होगा? अगर एक हलवाई दिन के 50 समोसे बना के बेचता है तो उसको 50 समोसे के हिसाब से आलू मैदा वगैरह लगेगा। अगर वो 10 बेचता है तो 10 के हिसाब से, बड़ा फेमस हलवाई है, एक दिन में 1000 समोसे बेच लेता है तो उसको 1000 के हिसाब से ये सब खर्चा लगेगा। कहने का मतलब ये कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो होती है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है वेरिएबल कॉस्ट का। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? ऐसी कॉस्ट जो सेल्स बढ़े तो बढ़ जाए, सेल्स घटे तो घट जाए। एक कार का एग्जांपल दे रहा था। एक कार में 5 टायर चाहिए होते हैं, 4 तो नीचे लगे होते हैं, एक डिक्की में होता है ना। टोटल कितने टायर चाहिए होते हैं? 5 चाहिए होते हैं, एक पीछे डिक्की में भी तो होता है। इसका मतलब अगर एक कंपनी 1 लाख गाड़ियां बनाएगी तो उसको कितने टायर्स चाहिए होंगे? उसको 5 लाख टायर चाहिए होंगे। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5। अगर एक कंपनी 20,000 गाड़ियां बनाएगी तो उसको कितने टायर चाहिए होंगे? 1 लाख टायर चाहिए होंगे। मतलब गाड़ियां ज्यादा बना के बेचेंगे तो टायर्स भी ज्यादा चाहिए, कम बना के बेचेंगे तो कम चाहिए। एक शर्ट बनाने में 2 मीटर कपड़ा लगता है, मान लो 100 शर्ट बनाएंगे तो 200 मीटर कपड़ा चाहिए, 1000 शर्ट बना के बेचेंगे तो 2000 मीटर कपड़ा चाहिए। कहने का मतलब ये कि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होती है वो बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट होती है। और रॉ मटेरियल का एग्जांपल आप जानते हो, ऐसा कोई मटेरियल जो प्रोडक्ट में लगता हो, जैसे कि समोसे के लिए आलू मैदा, या फिर पिज्जा के लिए कैप्सिकम, चीज ओनियन अनियन वगैरह, पिज्जा बेस चीज वगैरह, ये सब क्या है? ये सब उसके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट है। एक गोल्ड की ज्वेलरी में, गोल्ड की रिंग में गोल्ड क्या है? रॉ मटेरियल नहीं, रॉ मटेरियल ना, तो रॉ मटेरियल किसका एग्जांपल है? वेरिएबल कॉस्ट का। तो हमारे लिए खर्चे दो ही हैं, एक वेरिएबल और दूसरा फिक्स। हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि सेल्स में से हम दो खर्चे माइनस करते हैं। कौन कौन? सेल्स में से क्या माइनस करते हैं? टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं, प्रॉफिट आता है। लेकिन इस चैप्टर में क्या बोलेंगे? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, और तब प्रॉफिट आएगा। मतलब यहां पर कॉस्ट को पहले तो दिमाग में रखो कि दो तरह की कॉस्ट है, एक वेरिएबल और दूसरा कौन सा? फिक्स कॉस्ट। तो हमारी इनकम स्टेटमेंट इस चैप्टर में कैसी दिखने वाली है? हमारी इनकम स्टेटमेंट इस चैप्टर में कुछ ऐसे दिखने वाली है। हम सेल्स लेंगे, सेल्स में से माइनस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट को, फिर एक फिगर जो आएगी, क्या आएगी अभी हम बात करते हैं।
उसमें से फिर हम माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट को, और फिर फाइनली जो आ जाएगा उसको हम बोल देंगे कि ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है। अब ये सेल में से जब हमने वेरिएबल कॉस्ट घटाया तो इसको भी कुछ नाम देते हैं। नाम मैं इसको फिलहाल दे देता हूं क्योंकि अभी आप में से बहुत से बच्चों ने टॉपिक बिल्कुल कभी पहले नहीं देखा, ये टर्म आपके लिए बिल्कुल नई है, और इसका नाम है कंट्रीब्यूशन। इसको कंट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं वो मैं अभी बताऊंगा आपको। सेल में से क्या माइनस किया, वेरिएबल कॉस्ट, तो उसको हमने एक नाम दे दिया। ऐसे इनकम स्टेटमेंट थोड़ी सुनी सुनी लग रही थी, हमने कहा एक नाम दे देते हैं, और नाम क्या रख दिया हमने उसका, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करके क्या आ गया हमारा प्रॉफिट। इसको कंट्रीब्यूशन क्यों बोला, इस पर मैंने कहा अभी मैं आपके साथ बात करूंगा कि इसको कंट्रीब्यूशन क्यों बोला। अब इस पर्टिकुलर इनकम स्टेटमेंट में हमें बेसिकली सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट ये समझ में आता है, कंट्रीब्यूशन आया ये भी ठीक हो गया, फिक्स कॉस्ट आ गया ये भी ठीक है, और प्रॉफिट आ गया। अब ना हमें इसी दायरे में बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना है। मैं अभी प्रॉपर सारे नोट्स लिखवाऊंगा कि वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन लिखवा दूंगा, फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन लिखवा दूंगा, और कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन सब कुछ लिखवाऊंगा। अभी पहले मैं थोड़ा सा और एनालिसिस करना चाहूंगा, और उसके बाद फिर मैं सब सारी बातें आपको लिखवाऊंगा। अभी आप सिर्फ देखने पर फोकस करेंगे जो मैं लिख रहा हूं। अब आप लिखेंगे नहीं, अब आप सिर्फ समझने में फोकस करें। अब जो हमने ये इनकम स्टेटमेंट बनाई है ना, इस पर ही हम कुछ और चर्चा कर रहे हैं, इसी पे कुछ और डिस्कशन कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा ना समोसे बनाने का काम है, फेमस हलवाई हैं हम, हमारा एक समोसा कितने का बिकता है, 10 रुपए का। और ये जो समोसा हम 10 रुपए का बेचते हैं, पहले इसको बनाना भी पड़ेगा। समोसा बनाने के लिए आलू मैदा मसाले सब चाहिए, तेल वगैरह सब चाहिए। मान लो उसको बनाने की कॉस्ट हमारे घर पे पड़ती है 6 रुपए की। कितने की कॉस्ट पड़ती है, 6 रुपए की। हर एक समोसा जब बेचते हैं तो हमारे पास नेट में जो बचते हैं, कितने बचते हैं, 4 रुपए बचते हैं। इस 4 रुपए को हम क्या बोल रहे हैं, ये 4 रुपए को क्या बोल रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं। उनका भाई 4 रुपए जो है ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। सपोज किसी पर्टिकुलर पीरियड में हमारे 2,500 समोसे बिक गए। कितने बिके, 2,500 समोसे। 2,500 को मल्टीप्लाई करो 10 से, हमारे पास रेवेन्यू कितना आया होगा, 25,000। 2,500 मल्टीप्लाइड बाई 6, बताना जरा कितना होता है। आज तो कैलकुलेटर लेके आए होगे ना सारे आप। 2,500 मल्टीप्लाइड बाई 6 15,000 होता है, और 2,500 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होता है, 10,000। या 25 में से 15 माइनस कर लो, या 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे कुछ हुआ। मान लो किसी पर्टिकुलर पीरियड में हमने 5,000 यूनिट्स बेचे। कितने यूनिट्स बेचे, 5,000 यूनिट्स बेचे। हमारे पास रेवेन्यू कितना आया होगा, 50,000 का रेवेन्यू आया होगा, 5,000 इंटू 10, है ना। अच्छा, और कितना हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट लगा होगा, 5,000 इंटू 6, 30,000, और हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आया होगा, 20,000 का आया होगा। ऐसे कुछ होने वाला है। मान लो किसी पर्टिकुलर पीरियड में हमने और ज़्यादा समोसों की सेल कर दी, और ये मान लो हमारे हो गए 20,000 समोसे, 20,000 यूनिट्स बेचे, और हम कहेंगे कि 2 लाख रुपए का हमारा रेवेन्यू आया होगा, 20 इंटू 6 1,20,000 हुआ होगा, और उसके बाद हमारे पास 80,000 रुपए बचे होंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से प्लीज सुनना मेरी बात को। हलवाई समोसे बना रहा है, कस्टमर आते जा रहे हैं। एक कस्टमर आता है, कहता भैया 5 समोसे पैक कर दो, 5 समोसे पैक कर दो। अब आपको जो खुशी होनी चाहिए, सोचो, बीइंग हलवाई सोचो, आपको खुशी 50 रुपए की हो रही है या खुशी आपको मात्र 20 रुपए की हो रही है। उसको 5 समोसे देने के लिए पहले 5 समोसे बनाने पड़ेंगे, और वो 5 समोसे बनाने के लिए हमें खर्चा कितना बैठेगा, एक समोसा बनाने में कितना लग रहा है, 6 रुपए। 5 समोसे बनाने में कितना खर्चा बैठेगा, 30 रुपए का। मतलब उससे 50 रुपए लेने के लिए पहले हमें 30 रुपए का खर्चा भी करना पड़ेगा। भाई बनाने के कितना खर्चा आ रहा है, 30 रुपए का। हर एक समोसा 6 रुपए का बन पा रहा है हमसे, तो कितना खर्चा हो जाएगा हमारा, 30 रुपए का खर्चा हो जाएगा। 30 का खर्चा हो जाएगा, 50 की वो रेवेन्यू देगा। इसका मतलब जब वो कहता है 5 समोसे पैक कर दो, देगा मेरे हाथ में 50 रुपए, लेकिन मुझे खुशी 50 रुपए की नहीं हो रही है। मुझे खुशी कितने रुपए की हो रही है, मात्र 20 रुपए की। क्यों, क्योंकि उसके 50 रुपए के समोसे उसको देने के लिए पहले मुझे 30 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके 20 रुपए जेब में आएंगे। कहने का मतलब ये कि मुझे जो खुशी होती है, पता है वो किस चीज की होती है, कॉन्ट्रीब्यूशन की। एक और कस्टमर आया, कह रहा भैया 10 समोसे पैक कर दो, तो कितने रुपए देगा मुझे, 10 इंटू 10 कितने देगा, 100 रुपए देगा। लेकिन 100 रुपए कमाने के लिए, या 100 रुपए मेरे पास तभी आएंगे जब मैं 60 रुपए खर्च भी करूंगा।
अल्टीमेटली मुझे हर एक यूनिट पे क्योंकि 4 रुपए बच रहे हैं, 10 समोसे के 4 रुपए के हिसाब से कितने होते हैं? 40 रुपए। तो हमें खुशी कितने की हो रही है? 40 रुपए की। अब जरा सोचिए, मैंने क्या किया, जिस पर्टिकुलर पीरियड से हमने शुरुआत करी, मैंने क्या किया, एक गुल्लक बना दिया। अब जब जब एक समोसा बिकता 10 रुपए आते, लेकिन उस 10 रुपए को लेने के लिए 6 रुपए खर्च करने पड़ते, और मैंने 4 रुपए गुल्लक में डाल दिए। फिर एक कस्टमर आता, हमने और गुल्लक में डाल दिए, गुल्लक में डालते गए डालते गए डालते गए। फिर जब हमने पूरा पीरियड एंड किया तो देखा कि हमने ना 5000 समोसे बेच रखे हैं। कितने समोसे बेच रखे हैं? 5000। हर एक समोसा बेचने पर मैं गुल्लक में कितने रुपए डाल रहा था? मैं गुल्लक में डाल रहा था 4 रुपए डाल रहा था, क्योंकि भाई 6 का तो खर्चा ही हो रहा था। उसने दिए तो मुझे 10 रुपए थे, पर 10 रुपए के में 6 तो मुझे देने पड़ गए। आलू वालू जो सब्जी, जिस सब्जी वाले से आलू लिया या मैदा लिया, वो देने पड़ गए। जेब में कितने बचे? 4 रुपए, और वो 4 रुपए में गुल्लक में डालता चला गया। और जब पीरियड पूरा खत्म हो गया तो मैं देखा कितने समोसे बिक चुके हैं? 5000 समोसे बिक चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने गुल्लक में, अगर सब मान लो सबने एक एक समोसा ही लिया है, तो मेरे गुल्लक में 5000 समोसे बेचने के बाद कितने रुपए इकट्ठे हो चुके होंगे? 20,000 रुपए इकट्ठे हो चुके होंगे। मानते हो? 5000 इंटू 4 कितने रुपए इकट्ठे हो चुके होंगे? 20,000। भाई हर एक समोसा बेचने में कितने रुपए डाले आपने? 4 रुपए। 5000 समोसे बिक गए, तो कितने गुल्लक में इकट्ठे हो गए होंगे? 20,000 गुल्लक में इकट्ठे हो गए होंगे। जानते हो, मैं बोल सकता हूं कि एवरी समोसा सोल्ड इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ₹4। एवरी समोसा सोल्ड इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ₹4। किसके लिए? हम ये 20,000 जब इकट्ठे हो जाएंगे, गुल्लक तोड़ा, 20,000 रुपए निकाले, अब महीना खत्म हो चुका। अब मैं कह रहा हूं आओ, वो लोग आओ जिनको मैंने बोल रखा है कि तुम्हें हर महीना फिक्स अमाउंट दूंगा। मतलब उन लोगों को बुलाऊंगा जिनको मुझे फिक्स खर्चा देना है, फिक्स कॉस्ट जो हमारी है। मतलब मैं इसमें से क्या माइनस करूंगा? अब मैं इसमें से माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट। मैं इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा, और फिक्स कॉस्ट जब माइनस करता हूं तो उसके बाद हमारा क्या आता है? उसके बाद हमारा आता है प्रॉफिट। मैं अभी 5000 वाले लेवल की बात कर रहा था। मान लो हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो 10,000 रुपए की है। मतलब ये कि हमने गुल्लक तोड़ा, गुल्लक से 20,000 निकले। अब मैंने उन लोगों को बुलाया जिन जिनको मुझे हर महीने फिक्स अमाउंट देना था, चाहे वो सैलरी का हो, रेंट का हो, बिजली का बिल हो, जितना भी हो, सबको बुला लिया और सबको देना शुरू कर दिया। कितने का फिक्स खर्चा है मेरा? 10,000 रुपए का। मतलब उस 20,000 में से 10,000 मैंने फिक्स खर्चे का दे दिया, और जो बच गया वो मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट है। मतलब ये हुआ कि मैं इस सेल्स में से जो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके जो आया उसको कंट्रीब्यूशन क्यों बोला? क्योंकि हर एक यूनिट जो मैं बेच रहा हूं ना, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स रिकवरिंग द फिक्स कॉस्ट। हर एक यूनिट जो मैं बेच रहा हूं वो कंट्रीब्यूट कर रहा है किसके लिए? फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए। अब आप जरा एक बात और एनालाइज कर पा रहे हैं यहां पर कि जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। एक यूनिट बेचोगे तो 1 यूनिट की लगेगी, 10 बेचोगे 10 की लगेगी, 10,000 बेचोगे तो 10,000 की लगेगी, नहीं बेचोगे तो नहीं लगेगी। वेरिएबल कॉस्ट जो है, इसका एक नाम और भी होता है कि ये प्रोडक्ट कॉस्ट है। प्रोडक्ट बनाओगे तो लगेगी, नहीं बनाओगे नहीं लगेगी। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है उसका प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। जो एम्प्लॉय रखा हुआ है, जो या लैंडलॉर्ड है, उसको हर महीने मुझसे क्या चाहिए? किराया चाहिए। वो जो कॉस्ट है, क्योंकि वो एक पीरियड के बाद ड्यू हो जाती है। महीना खत्म हुआ सैलरी ड्यू, महीना खत्म हुआ रेंट ड्यू। इसलिए फिक्स कॉस्ट को हम एक नाम दे देते हैं कि ये कौन सी कॉस्ट है? ये पीरियड से रिलेटेड कॉस्ट है, ये ड्यूरेशन से रिलेटेड कॉस्ट है। महीना खत्म होता है, ड्यू हो जाती है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? फिक्स कॉस्ट को क्या बोल देते हैं? पीरियड कॉस्ट। तो सबसे पहले तो ये हम जाने कि कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि हर एक यूनिट जब बेचते हैं तो हर एक यूनिट कुछ चंदा दे रहा है, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक पूल इकट्ठा होता जा रहा है। अगर हम ज्यादा बेच लेंगे तो ये पूल और बड़ा हो जाएगा। 1 लाख यूनिट बेच लेंगे तो पूल में कितने हो जाएंगे? 1 लाख यूनिट बेचेंगे तो हर एक यूनिट पे कितना बच रहा है? 4 रुपए। ये कितना हो जाएगा? 4 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। और 4 लाख रुपए जब ये निकलेंगे, इसमें से अब हम क्या करने वाले हैं? इसमें से अब हम फिक्स कॉस्ट सबको देने वाले हैं, और फिर फाइनली जो हमारी जेब में बचा रह गया वो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट। वो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जब घटता है तो उसे कंट्रीब्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एक यूनिट जो हम बेच रहे हैं वो 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। किसको रिकवर करने के लिए? फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। फिक्स कॉस्ट का अमाउंट 10,000 ही रहने वाला है। आप चाहे 10,000 बेचो या 1 लाख बेचो या बिल्कुल मत बेचो, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हर एक यूनिट बेचते ही ऐड होता जाएगा। कंट्रीब्यूशन जो है वो हर एक यूनिट बेचते ही ऐड होता जाएगा। कितना कितना? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो लगता ही जाएगा हर एक यूनिट पर, तो कंट्रीब्यूशन भी हर एक यूनिट का हमारा बचेगा। कितना बचेगा? 4 रुपए का बचेगा। अब अगर मैंने किसी पर्टिकुलर पीरियड में 2,500 ही बेचे होते तो मेरी फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहती।
तो क्या होता 10,000 ही। तो यहाँ मेरा प्रॉफिट कितना बचता 10। यहाँ कितना प्रॉफिट बच रहा है, सॉरी यहाँ प्रॉफिट 0, यहाँ प्रॉफिट कितना बच रहा है 10,000। और तीसरे वाले केस में यहाँ पे भी फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी 10,000 ही है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 70,000 बचेगा। तो हम ना अब जो यहाँ फाइनली जो कंक्लूड कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि क्योंकि हमारा फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहने वाला है, जितना ज्यादा बेचेंगे उतना ज्यादा हमारा क्या बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। मतलब कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो ऑफकोर्स क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ना अभी इस स्टेटमेंट पे मैं भी आऊंगा, इसको अभी मैं इस पे कुछ और बातें भी एनालाइज करवानी है। पहले जो मैंने अभी तक बोला है ना उसको मैं लिखवा देता हूं। हाँ जी बताइए। निकाली नहीं है बेटा, एज्यूम्ड है, एज्यूम्ड है, निकाला कुछ भी नहीं। यहाँ पर सब सारी फिगर्स यहाँ पे क्या है, एज्यूम्ड है। अभी तो मैं क्वेश्चन कोई सॉल्व ही नहीं कराया, ये सारा मैंने सिर्फ हाइपोथेटिकल डेटा लिया है, अपने आप से जो दिमाग में आया वो मैं लिखता चला गया यहाँ पर। ठीक है, अभी कुछ भी यहाँ पर अभी मैंने किसी क्वेश्चन से पिक नहीं किया है। इस डेटा पे मैं अभी आऊंगा, इस डेटा पे मैं भी आऊंगा। तो अब आप क्या करेंगे, ये लिखा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में आपने क्या बनाया, इनकम स्टेटमेंट। हमारी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी, हमारी इनकम स्टेटमेंट बनेगी सेल्स में से क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट, और हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो ये दो बातें ध्यान रखेंगे। वैसे सेल्स में से कॉस्ट घटाते हैं तो प्रॉफिट आता है, यहाँ पर कॉस्ट हमारी दो हैं, एक वेरिएबल और दूसरी फिक्स्ड। वेरिएबल कॉस्ट का अगर फीचर बोलूँ तो क्या है कि ये जो कॉस्ट है ये ऐसी कॉस्ट है, सेल्स बढ़ाओगे बढ़ जाएगी, सेल्स घटाओगे घट जाएगी, सेल नहीं करोगे तो नहीं लगेगी। अच्छा, इस इंस्टीट्यूट के लिए वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होगी, बुक्स की कॉस्ट। स्टूडेंट्स आएंगे तो बुक छपानी है, नहीं आएंगे नहीं छपानी है, ज्यादा आएंगे ज्यादा छपानी है। अच्छा, जो मान लो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको क्या जाती हैं, बुक्स कोरियर होती है, तो उनके लिए कोरियर कॉस्ट कौन सी हो जाएगी हमारे लिए, वेरिएबल कॉस्ट। आप सारे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फेस टू फेस के साथ साथ ऑनलाइन का जो ड्राइव का एक्सेस है मेरी क्लासेस का वो भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। मतलब साथ में मैं आपको ड्राइव का भी एक्सेस दे दूंगा, कोई क्लास अगर मिस हो जाती है तो वो ड्राइव के थ्रू आप देख पाएंगे। तो जो हम आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट भी हमारे लिए कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन अगर मान लो ये हालांकि रेंटेड नहीं है प्रेमाइसेस, लेकिन अगर मान लो ये रेंटेड होती तो यहाँ का जो रेंट है वो क्या होता, वो एक फिक्स कॉस्ट होता। यहाँ जो स्टाफ रखा है उनकी सैलरी क्या होती, फिक्स होती। तो हर एक बिजनेस में खर्चे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने कहा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई क्या करते हैं, सारे खर्चों को बस दो ही हेड में बांटेंगे, एक वेरिएबल एक फिक्स्ड। अब आप 1000 खर्चे कर लो, लेकिन इस चैप्टर के लिए सिर्फ दो ही हैं, या तो वेरिएबल है या तो फिक्स्ड है, बस। ठीक है, तो अब आप इसके नीचे एक नोट, इसके नीचे आप क्या करेंगे, जो ये हमने स्टेटमेंट बनाई है इसके नीचे एक आध नोट लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नोट्स लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 चल रहा है हमारा, है ना, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, नोट्स में कोई हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लिखेंगे नोट्स। नोट नंबर 1, वेरिएबल कॉस्ट is a cost which vary, variable cost is a cost which vary in direct proportion, which vary in direct proportion of sales, which vary in direct proportion of sales। एग्जाम्पल आप लिखिएगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। अब आप देखिए इसका ग्राफ, हालांकि ग्राफ की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन फिर भी ग्राफिकली अगर हम प्रेजेंट करें, देखिए ध्यान से, एक हमने बनाई एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमने यूनिट्स रखे हैं और वाई एक्सिस पे क्या रखे हैं, कॉस्ट रखी है। अगर हम 0 यूनिट्स बनाएंगे तो ये कॉस्ट क्या लगेगी, 0। अगर हम कुछ यूनिट्स बढ़ाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ रही है, देखो कॉस्ट बढ़ रही है, और बढ़ाएंगे तो और बढ़ रही है, और बढ़ाएंगे तो और बढ़ रही है, यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे तो क्या बढ़ती जाएगी, कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बढ़ती है, किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, सेल्स के प्रोपोर्शन में बढ़ती है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आप इसे नोट करेंगे, ठीक है।
वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो वेरी करती है किस प्रोपोर्शन में, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स। इसके बाद देखिएगा पॉइंट नंबर 2, फिक्स कॉस्ट्स आर दोज कॉस्ट्स which do not vary with change in sales volume. In other words, fixed cost remains same. Fixed cost remains same irrespective of number of units produced. Irrespective of number of units produced. और इसके एग्जाम्पल में लिखिएगा सैलरी, रेंट। इसको मुझे अगर ग्राफिकली प्रेजेंट करना हो तो फिक्स कॉस्ट हमारी इस ग्राफ में कैसे दिखने वाली है, सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये यूनिट्स है, ये कॉस्ट है, और ये लाइन किसकी है, ये लाइन फिक्स कॉस्ट की है। ऊपर वाली ये लाइन जो थी, ये कौन सी लाइन थी, ये वाली वेरिएबल कॉस्ट की लाइन थी। अब इस लाइन के आगे लिख दीजिए वीसी है ना, ये वीसी की लाइन है। ये वाली लाइन किसकी थी, वेरिएबल कॉस्ट की। यूनिट्स बढ़ेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, यूनिट्स नहीं लगेंगे, जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम यूनिट्स बढ़ा रहे हैं तब भी हमारी फिक्स कॉस्ट सेम है। अगर मान लो ये फिक्स कॉस्ट जैसे अभी हमारे एग्जाम्पल में कितनी थी, 10,000 थी, अगर हम नहीं भी बनाएंगे तब भी किराया देना पड़ेगा, तब भी सैलरी देनी पड़ेगी, तब भी 10,000 लगेगा। हम आगे जा रहे हैं तब भी 10,000 है, और आगे जा रहे हैं तब भी 10,000 है, यूनिट्स बढ़ाते ही जा रहे हैं तब भी कितना है, 10,000 है। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रह रही है, यहाँ पर सेम रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो ये हमारा फिक्स कॉस्ट की यहाँ पर डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इसके बाद अब आप लिखिएगा कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन। हमारा ये पॉइंट नंबर कौन सा चल रहा है, पॉइंट नंबर 1 चल रहा है, उसी के नीचे हमने यहाँ कुछ नोट्स लिखे हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है नंबरिंग में कुछ गड़बड़ हो सकती है आपसे, तो इसको आप ए बी भी बोल देता। अगर लग रहा है कि वो 1 1 बीच में लग रहा है कि बाद में कंफ्यूजन ना हो आपको, तो इसको 1 और 2 की जगह इसको ए और बी नोट बोल देते हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर सी, मतलब पॉइंट नंबर 1 का ही नोट नंबर सी लिखिएगा। contribution is that portion of sales which remains after recovering variable cost. Contribution is that portion of sales which remains after recovering variable cost and is available towards fixed cost and profit. Towards fixed cost and profit. Contribution is that portion of sales which remains after recovering variable cost and is available towards fixed cost and profit. Contribution is also known as contribution margin. Contribution is also known as contribution margin.
ठीक है, तो ये एक बेसिक सा डिस्कशन किया। फिलहाल हमने एक इनकम स्टेटमेंट बनाई है और इस इनकम स्टेटमेंट में हमने कहा भाई सेल्स में से वीसी घटाओ, कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाओ तो क्या आता है, प्रॉफिट आता है। अच्छा, जब मैं बोलता हूँ कंट्रीब्यूशन, जब मैं सिर्फ बोलता हूँ कंट्रीब्यूशन कि हमने 5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाया, तो मैं एक बात आपको इनडायरेक्टली ये भी कह रहा हूं कि हमने ये 5 लाख रुपए कमाने के लिए एक कॉस्ट तो रिकवर कर ली। कौन सी वाली? वेरिएबल कॉस्ट। जब मैं ये कहता हूं कि हमने 20,000 का कंट्रीब्यूशन कमाया, तो मैं आपसे एक बात ये भी कह रहा हूं कि मैंने एक कॉस्ट रिकवर कर चुके हैं। हम कौन सी वाली रिकवर कर चुके हैं? वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर चुके हैं। इसका मतलब अगर एक कॉस्ट रिकवर हो चुकी है तो बची कौन सी है? सिर्फ फिक्स कॉस्ट ही, क्योंकि कॉस्ट ही दो ही है। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब ये वो पोर्शन है सेल का, भाई 50,000 की सेल करी थी, इस 50,000 की सेल में 30,000 खर्च हो गया किसमें? वेरिएबल कॉस्ट में, और 20,000 बच गया। तो कंट्रीब्यूशन क्या है? वो पोर्शन है सेल का जो बच गया आफ्टर रिकवरिंग दी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को रिकवर करने के बाद, और अब वो अवेलेबल है किसके लिए? फिक्स कॉस्ट के लिए, और जो बच जाएगा फिर वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? रेसिडुअल प्रॉफिट हो जाएगा। क्या यहां तक क्लैरिटी है? चलो, अब मैं कुछ और बातें इसके साथ जोड़ूंगा, आप ध्यान से प्लीज देखते जाओ। अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया, हमने कहा कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपए का है। हमारा सेलिंग प्राइस कितने का है? 10 रुपए का। लेकिन इस 10 रुपए के सेलिंग प्राइस को कमाने के लिए पहले हमें कुछ वेरिएबल कॉस्ट इनकर करनी पड़ गई। कितने की वेरिएबल कॉस्ट इनकर करनी पड़ी? 6 रुपए की। समोसे का एग्जाम्पल नहीं अगर हिट कलेक्ट करता तो ठीक है, मान लो ये पेन का ही काम करते हैं, ये पेन का काम करते हैं और पेन 10 रुपए का ही बेचते हैं, लेकिन इस पेन को बेचने के लिए पहले पेन खरीदना भी पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। अगर हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, ट्रेडर है। ट्रेडर कौन होता है? जो रेडीमेड लाता है, रेडीमेड बेच देता है। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? जो पहले रॉ मटेरियल लाता है, बनाता है, उसके बाद बेचता है। मान लो हम ट्रेडर हैं, तो हमारे लिए वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? अगर हमारे 10 पेन बिकने हैं तो 10 लेके भी तो आने पड़ेंगे। 100 पेन बिकने हैं तो पहले 100 लेके आने पड़ेंगे। तो एक पेन मान लो मेरा 10 रुपए का बिकता है, तो मुझे पहले खरीदना पड़ेगा कितने रुपए का? 6 रुपए का। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए। और जब एक पेन बिकेगा तो मेरे हाथ में कंट्रीब्यूशन कितने रुपए का आएगा? मेरे हाथ में कंट्रीब्यूशन आएगा 4 रुपए का। किसमें? देखो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह, क्या मैं आपको वैसे सच्चाई बताता हूं कि क्या होती है। कॉस्ट वैसे 3 तरह की होती है। एक होती है जो प्लेन बढ़ती है, लगातार बढ़ती है, किससे? सेल्स के साथ बढ़ती घटती है, जिसको वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। एक है जिसका कोई कनेक्शन नहीं है सेल्स के साथ, उसको क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। एक तीसरी कॉस्ट होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो बढ़ती तो है सेल्स बढ़ने से, पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ती। वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ती। फॉर एग्जाम्पल ये कि आपको पता है जब बिजली का बिल घर में आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जब आता है, तो उसमें एक पोर्शन फिक्स भी होता है और एक पोर्शन वेरिएबल भी होता है कि आप कितने यूनिट्स बिजली के कंज्यूम करते हैं, उसके हिसाब से वो बिल आता है। अगर आप घर लॉक भी रखते हैं, मान लो कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग है, अगर वो बंद भी रहेगी तो वो एक फिक्स चार्ज आपको भेजेंगे, लेकिन बिल तो कम ही आएगा। लेकिन जब आप यूज करना शुरू करेंगे तो फिर वो बिल भेजना शुरू करेंगे, और जितना ज्यादा आप कंजम्पशन करेंगे तो हायर यूनिट्स ना, जो आगे के यूनिट्स होते हैं, उसमें क्या होता है? ज्यादा वो कॉस्ट लगा देते हैं। मतलब एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। सेमी वेरिएबल खर्चे को भी, मतलब सेमी वेरिएबल जो खर्चा होता है उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक वेरिएबल कंपोनेंट होता है और एक फिक्स होता है। इसको स्प्लिट करना ना सीखा जाता है एक चैप्टर में जिसका नाम है बजटरी कंट्रोल। अफसोस वो इंस्टीट्यूट ने निकाल दिया, एग्जिस्टिंग बच्चों को तो वो टॉपिक में पढ़ाऊंगा, आपके सिलेबस से वो निकाल दिया गया है। क्या नाम है टॉपिक का? बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को ना बहुत डीपली एनालाइज किया जाता है। बहुत एक एक उसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं कि अच्छा वेरिएबल कॉस्ट को ऐसे भी सोच सकते हैं, फिक्स कॉस्ट को ऐसे भी सोच सकते हैं। तो वहां पे हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट के टुकड़े करना सीखते हैं कि इसमें से इतना पोर्शन वेरिएबल है और इतना पोर्शन फिक्स्ड है। अब आप जो कह रहे हो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन हालांकि जो आपने कहा फ्रेट जो आपने बोला, हम मान सकते हैं कि वो वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट क्यों है? क्योंकि जब हम कुछ सामान मंगवाएंगे तो वो किसी जरिए आएगा, ट्रक के थ्रू आएगा या किसी भी कैरियर के थ्रू आएगा। मान लो हमने, यही पेन की बात करते हैं, 1 लाख पेन ये मंगवाए मैंने, ठीक है, और जो मैंने फ्रेट पे खर्चा किया, मान लो वो 5,000 का खर्चा किया, तो मैं अपनी बुक्स में इसको ना, पेन को 1 लाख नहीं दिखाऊंगा, इसको कितने पे दिखाऊंगा? 1,05,000। कितने बोला था मैंने? पेन कितना बोला था? 1 लाख पेन मंगवाए थे ना, तो एक पेन कितने का पड़ रहा था? 6 रुपए का। तो कितना हो गया? 6 लाख रुपए। और मान लो फ्रेट पे खर्चा हुआ 5,000 रुपए का, तो कितने पड़ेगा मेरे को? कॉस्ट कितनी पड़ी? 6,05,000। तो मैं इसकी कॉस्ट ना फिर 6,05,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख कर दूंगा। मतलब मैं इसको कॉस्ट ही कितना मानूंगा? 6.05 मानूंगा। मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन आप कह रहे हो, ये भी एक वेरिएबल खर्चा हम मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ही उसको जोड़ देते हैं। अगर मैं कोई रॉ मटेरियल मंगवाऊंगा तो उस पर कुछ फ्रेट या ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। फ्रेट मतलब जो
मेरे फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए जो खर्चा लगेगा वो एक खर्चा लगेगा, तो वो अगर वो लगेगा तो वो मैं अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ही जोड़ देता हूं। पर ना ये सब फ्रेट वगैरह हमें दे नहीं रखा होगा इस चैप्टर में। वो कॉस्ट शीट या ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट टॉपिक का दायरा है, कॉस्ट अकाउंटिंग का दायरा है। हमें इस चैप्टर में तो सीधे सीधे उसने क्या बता रखा होगा, जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होंगी ना वो कंबाइन करके दे देगा, जितनी फिक्स कॉस्ट होंगी वो कंबाइन करके दे देगा। कहीं कुछ जगहों पे हमें पहचानना पड़ेगा कि ये वेरिएबल है कि नहीं है, वो एग्जाम्पल्स मैं आपको लिखवाऊंगा जो इस चैप्टर में जनरली यूज होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो उसे वेरिएबल कॉस्ट माना जा सकता है। और क्यों माना जा सकता है? क्योंकि जब हम कोई भी रॉ मटेरियल मंगवाते हैं और उस पर फ्रेट का खर्चा करते हैं, जैसे मैंने कहा मान लो मैंने ये 1 लाख पेन मंगवाए, कितने के पड़े? 6 लाख रुपए के। कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं कि 10,000 रुपए इस पे हमारा खर्चा हो गया, किस पर? फ्रेट पर। तो टोटल कॉस्ट कितनी बैठी मेरे को? 6,10,000 रुपए। 6,10,000 में कितने पेन आए हैं? 1 लाख पेन आए हैं। तो 6,10,000 डिवाइड बाई 1 लाख, तो मैं अपनी बुक्स में इसकी कॉस्ट कितनी दिखाऊंगा? 6 ना दिखा के 6.1 दिखा दूंगा। तो वेरिएबल कॉस्ट इनडायरेक्टली मान लिया जाता है। लेकिन ना हमें ये सब दे नहीं रखे होंगे कि ऐसे तो खर्चे बहुत सारे हैं। और फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं लीगल चार्जेस, क्या बोलोगे इसको? हाँ जी, किस पे नहीं लगेगा? लेकिन लीगल चार्जेस को वेरिएबल मानूं कि फिक्स मानूं? मैं कह रहा हूं ना, ये ना वेरिएबल है ना फिक्स है। ये कौन सा खर्चा है? ये सेमी वेरिएबल है। अच्छा, आप मान लो कभी सपोज मैकडोनल्ड गए, ठीक है, और मैकडोनल्ड से एक बर्गर आपने परचेज किया, बर्गर लिया, उस बर्गर में जो आलू टिक्की है, बन है, अंदर जो सैलेड वगैरह डाल रखा है उन्होंने या जो सॉसेज डाल रखी हैं, वो सब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि बर्गर बनाने में वो यूज हो रही है। लेकिन साथ में जो कैचअप दी उसने, कैचअप कोई लेता है कोई नहीं लेता, आप मानते हो? कोई कैचअप खाएगा कोई नहीं खाएगा, कोई ज़्यादा भी खाएगा। वो एक दे रहा है, यार एक और दे दे, मतलब एक सैशे और दे दे। मतलब कैचअप की कंजम्पशन बढ़ेगी विद इंक्रीज इन सेल ऑफ बर्गर। भाई बर्गर का सेल ज़्यादा होगा तो कैचअप भी ज़्यादा चाहिए। पर अगर 100 बर्गर बिके हैं तो क्या 100 ही पैक चाहिए कैचअप के? जरूरी नहीं है। कुछ लोगों ने हो सकता है ना ली हो, 20 लोग ऐसे आए जो कैचअप खाना पसंद ही नहीं करते, ठीक है, तो कितनी गई होंगी? 80। तो ये कॉस्ट को मैं वेरिएबल भी नहीं बोल सकता, क्योंकि 100 बर्गर बेचने पर 100 जानी चाहिए थी, पर 100 तो गई नहीं, 80 गई। और इसको फिक्स भी नहीं बोल सकता था। क्यों नहीं बोल सकता फिक्स? ऐसा भी नहीं है कि वो सेम रहे, मतलब बड़ी तो है। तो ये कौन सी कॉस्ट हुई? सेमी वेरिएबल। अब ये सेमी वेरिएबल को ना स्प्लिट करना, मैंने कहा सेपरेट चैप्टर का मुद्दा है। और वो चैप्टर अफसोस हमारे इंस्टीट्यूट ने निकाल दिया, वरना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हुआ करता था। एग्जिस्टिंग बच्चों को तो मैं पढ़ाऊंगा बजटरी कंट्रोल, आपके में नहीं है। इस चैप्टर में हमें लेकिन सब कुछ करके दिया हुआ होगा। क्या करके दिया होगा? वेरिएबल खर्चा कितना है और फिक्स खर्चा कितना है। आइए वापस मुद्दे पर आते हैं जो हम बात कर रहे थे। हाँ जी बेटा। टैक्सेस बेसिकली देखो, प्रोप्राइटर के केस में देखोगे तो वो कोई खर्चा है नहीं, पर टैक्सेस को जनरली हम वेरिएबल मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेल ज्यादा करोगे तो प्रॉफिट ज्यादा होंगे, प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो टैक्स ज्यादा होगा, सेल कम करोगे तो प्रॉफिट कम होंगे, प्रॉफिट कम होंगे तो टैक्स कम होंगे। तो टैक्स का परसेंटेज बेसिकली आपको पता है एक फिक्स परसेंट होगा। मान लो 30% सरकार को टैक्स देते हैं, तो 500 करोड़ का प्रॉफिट कमाओगे तो 30% कितना आएगा? 150 करोड़। किसी साल में 100 करोड़ कमाया तो उसका आप 30% निकालोगे। किसी साल में अगर आपने 10 करोड़ कमाया तो उसका 30% निकालोगे। तो उसको अगर कॉस्ट ही बोलना है तो वेरिएबल कॉस्ट बोला जाएगा उसको, ठीक है। आइए अब यहां पर आते हैं। फाइनली हमने कहा मान लो 10 रुपए का हमारा सेलिंग प्राइस, सर 10 रुपए का बेचा, 6 रुपए हमारी कौन सी है? वेरिएबल कॉस्ट है, 4 रुपए क्या है? हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब ना दुनिया वाले क्या करते हैं, कभी कभी ना इस चीज को 6 रुपए को और 4 रुपए को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब इसको 6 रुपए ना बोल के हम बोलना शुरू कर देते हैं कि ये क्या है? ये 60% है। क्या बोल देते हैं? 60% है। 60% किसका है? सेल का है। और इस 4 रुपए को हम क्या बोल देते हैं कि ये क्या है? ये 40% है। किसका 40% है? सेल का है। मतलब हमने क्या किया, जो 6 रुपए और 4 रुपए भी एब्सोल्यूट फिगर्स थी, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। और परसेंटेज कितना बोल दिया? एक बोल दिया कि वेरिएबल कॉस्ट हमारा कितना परसेंट है? 60% है। ये परसेंटेज निकला कैसे? 6/10 इंटू 100। और वहां कैसे निकला? 4/10 इंटू 100। और इस परसेंटेज को हमने बोला, ये एक रेशो निकाल दी हमने, और इस रेशो को हमने एक नाम दे दिया। ये जो वेरिएबल कॉस्ट को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, इसको हम एक नाम दे देंगे कि ये कौन सी रेशो है? ये वेरिएबल कॉस्ट रेशो है। कौन सी रेशो है? वेरिएबल कॉस्ट रेशो। और वेरिएबल कॉस्ट रेशो कैसे निकलेगा? वेरिएबल कॉस्ट लो, डिवाइड करो 10 से, मतलब सेलिंग प्राइस से, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100। और ये कितना आ जाएगा हमारा? ये हमारा आ जाएगा 60%। और ये जो एक और रेशो हमने निकाली, 4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, ये कितना आ गया हमारा? ये हमारा आ गया 40%। इसको हम बोल देते हैं, इस जो दूसरी वाली रेशियो 40%, इसका एक नाम तो ये भी है कि कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। कौन सी रेशियो बोले? कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। पर इसका बहुत एक पॉपुलर नाम है, और वो नाम है
प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, एक नाम कौन सा है और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, शॉर्ट में क्या बोल देंगे इसको, पीवी रेशो, क्या बोल देते हैं, पीवी रेशो, या फिर एक नाम और कौन सा है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, शॉर्ट में क्या बोल देते हैं हम, सीएम रेशो। तो फाइनली अब इसको हम कंक्लूड करें, 10 रुपए का हमारा यूनिट पे का, 6 रुपए का हमारा कौन सा कॉस्ट है, 6 रुपए का हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, 4 रुपए क्या बचा हर एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन। तो एक तो हुआ, इसको मैंने एब्सोल्यूट टर्म्स बोला 6 रुपए 4 रुपए, और दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूं, परसेंटेज में। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूं, मतलब 6 रुपए अपॉन 10 रुपए इंटू 100, तो जो 60% आया दैट विल बी नोन एज वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, और 40% जो आया वो क्या है हमारा, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो या फिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अच्छा, मान लो हमारा यूनिट जो है अब महंगा बनता है, आलू का प्राइस बढ़ गया, महंगा बनता है 7 रुपए का बनता है, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना हो जाएगा, 70%, और कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा 3 रुपए का, वो कितना हो जाएगा 30%, 70% 30%, अभी कितना है 60-40। अच्छा 60-40 का सम कितना होता है, 60-40 का सम कितना होगा 100, 70-30 का भी सम कितना होगा 100। अगर हमारा वेरिएबल कॉस्ट मान लो 4 रुपए का है, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 40% हो जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा 6 रुपए, 60%। नहीं, मतलब ये कि ये दोनों रेशियो जो हमने निकाली हैं, इसका सम टोटल हमेशा कितना होगा, 100% होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही सेल से निकले भाई, 10 रुपए का ही सेलिंग प्राइस था, उसी में से 6 रुपए का खर्चा किया, 4 रुपए बच गए। अगर मान लो वही खर्चा 8 का करेंगे तो कितने बचेंगे, 2 रुपए बचेंगे। तो अल्टीमेटली चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो या कंट्रीब्यूशन हो, ये आए तो कहां से हैं, सेल से आए हैं, और जब मैं रेशियो निकाल रहा हूं डिवाइड भी किससे कर रहा हूं, सेल से, तो दोनों का सम टोटल कितना होगा, हमेशा हमेशा 100% होगा, हमेशा 100% होगा। आइए जरा हम थोड़ी सी और बात यहां पर ऑब्जर्व करते हैं। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा था, इसको मैं अब थोड़ा सा और फर्दर आगे लेके जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। हमारे इस एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे अब कहूं कि मुझे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकालना है, तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे सर वेरिएबल कॉस्ट लो, उसको डिवाइड करो किससे, सेल से, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिलहाल अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो डेसिमल में आ जाएगा, 60% की जगह कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 60% जाएगा, नहीं करूंगा तो डेसिमल में आ जाएगा। यहां पे हमारा कितना आएगा, ये 6/10 इज इक्वल्स टू कितना, 0.6। अच्छा जरा देखना 2,500 के लेवल पे कितना आ रहा है, सर 2,500 के लेवल पर 15,000 हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, 25,000 हमारी क्या है, सेल्स वैल्यू है। आप चेक करो कितना आएगा, 0.6। सर क्लास में ही हो, सर क्लास में ही हो, हाँ कैलकुलेटर निकालो बैग से, लाए हो नहीं लाए, 15,000 अपॉन 25,000 कितना आएगा, 0.6। ठीक है, अच्छा यहां पर जरा बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 30,000, सेल्स कितना है 50,000, ये भी कितना आया 0.6, ये कितना है 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये भी कितना आया 0.6। मतलब हम एक बात कंक्लूड कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो विल रिमेन सेम, वेरिएबल कॉस्ट विल रेशियो विल रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। आप कितने मर्जी नंबर ऑफ यूनिट्स बेच लें, जो रेशियो है वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। मतलब इसका क्या है कि हम जितना भी सेल करेंगे, 25,000 का सेल किया, हमारा 60% उसको बनाने में लग जाएगा। सेल कितने का किया 25,000 का, 60% उसको क्या करने लग गया, हमारा बनाने में लग गया या उसको खरीदने में लग गया उस यूनिट को। 50,000 का 60% कितना होता है 30,000, और 2 लाख का 60% कितना होता है 1,20,000। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो अगर कोई कहता है हमारा 60% है, तो इनडायरेक्टली वो आपको क्या बोल रहा है कि इतना परसेंट हमारा खर्चा लग जाता है इस प्रोडक्ट को बनाने में, अगर हम खरीद के लेके बेच रहे हैं तो इस प्रोडक्ट को खरीदने में 60% हमारा उस प्रोडक्ट को बनाने में, या जैसे मैंने कहा ये पेन में बना नहीं रहा, खरीद के लाता हूं और बेच देता हूं, तो उसको खरीदने की कॉस्ट मेरी कितनी है 60% है, और जो बच गया वो मेरे लिए क्या है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना है 40% होगा। अगर मैं इसी एग्जांपल में अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर हमें पीवी रेशियो निकालना हो, पीवी कंट्रीब्यूशन वाले जो रेशियो है ना, उसका एक नाम और कौन सा है पीवी, अभी मैं लिखवाऊंगा इसको, इसका डेफिनेशन लिखवाऊंगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, फुल फॉर्म क्या है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। और पीवी रेशियो अगर मुझे निकालना होगा तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। पहले वाले जब 1 यूनिट का डेटा था तो 4/10 कितना आया 0.4, 4/10 कितना आया 0.4। यहां पर 10,000 अपॉन 25,000 ये भी कितना आया 0.4।
20,000 अपॉन 50,000, ये भी कितना आया 0.4। 80,000 अपॉन 2 लाख, और मुझे बताइए ये भी कितना आ रहा है 0.4। मतलब पीवी रेशियो विल ऑल्सो रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो फाइनली अभी सम अप करते हैं। हमने सबसे पहले कहा हमने अभी मार्जिनल कॉस्टिंग में एंट्री नहीं करें, अभी हमने सिर्फ क्या बनाई, एक इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कैसी दिख रही है यहाँ पर, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाओ तो क्या आता है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करो फिक्स कॉस्ट तो क्या आता है प्रॉफिट आता है। ठीक, फिर हमने कहा कि दुनिया वाले ना इस वेरिएबल कॉस्ट को परसेंटेज में भी निकालना पसंद करते हैं, और किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, सेल्स के रिस्पेक्ट में। तो मैं उसको सेल्स के रिस्पेक्ट में अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं तो उसका एक नाम दे देते हैं, और वो नाम क्या है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। और कंट्रीब्यूशन को अगर मैं सेल्स के रिस्पेक्ट में परसेंटेज में निकाल दूं तो उसका नाम क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। और वीसी रेशियो और पीवी रेशियो का सम कितना होगा, हमेशा 100% अगर परसेंटेज में निकाल रखा है, और 1 अगर हमने डेसिमल में निकाल रखा है। अगर हम ये परसेंटेज में निकालते तो क्या बोलते हैं 40-60, 60-40। और अगर डेसिमल में निकाला तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई नहीं हो रखा तो 0.6 ही आएगा ना। 60 डिवाइड बाय 100 कितना होता है 0.6, 40 डिवाइड बाय 100 कितना होता है 0.6। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो डेसिमल में आ जाएगा, और डेसिमल में अगर निकाल रखा होगा तो सम कितना होगा 1। 100% को अगर डेसिमल में निकालना हो तो 100/100 करोगे ना तो कितना आएगा 1। तो डेसिमल में निकाल रखा होगा तो क्या आएगा 1 आएगा, और अगर परसेंटेज में निकाल रखा होगा तो सम कितना होगा 100% होगा। ये एक और कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया, मतलब इसके नीचे हम लिख सकते हैं VC रेशियो प्लस पीवी रेशियो, VC रेशियो प्लस पीवी रेशियो, ये हमेशा क्या होगा 1 1 और 1। अब हम ना दिमाग में एक बात सेट करते हैं कि पीवी रेशियो विल रिमेन सेम, ऑलवेज रिमेन सेम, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो विल ऑलवेज रिमेन सेम। अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% है, और साथ में आपको ये बता देता हूं कि हमारी सेल 10 लाख रुपए की होती है, तो क्या मुझे आप वेरिएबल कॉस्ट बता सकते हो, हाँ जी 10 लाख का 60% कितना 6 लाख रुपए। अगर मेरी सेल 1 करोड़ रुपए की होती है तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 1 करोड़ का 60%, मतलब 60 लाख रुपए का। ऐसे ही मैं कह रहा हूं पीवी रेशो भी सेम ही रहेगा। पीवी रेशो को पीवी रेशो सोचोगे ना, दिमाग पे जोर पड़ेगा। पीवी रेशो को सोचो, कंट्रीब्यूशन ही तो है लेकिन परसेंटेज में है, कंट्रीब्यूशन है लेकिन किस में है, परसेंटेज में है। पीवी रेशो का नाम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है लेकिन वो एक्चुअली में क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। तो पीवी रेशियो बेसिकली कंट्रीब्यूशन है लेकिन परसेंटेज में है। अगर मैं आपसे कहता हूं पीवी रेशियो 40% का है, तो मैं आपको कोई भी सेल बताऊं, सिर्फ 20 लाख की बताऊंगा, तो आप क्या बोलोगे, 20 लाख का 40% हमारे पास क्या है, कंट्रीब्यूशन आता है। मतलब कंट्रीब्यूशन कितना कमा रहे हैं हम, 8 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं। और ये भी क्या रहता है सेम। एक बच्चे ने कहा कि सर हमेशा सेम रहेगा, एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आगे जाके डील करेंगे। जब प्राइजेस में बदलाव आते हैं उस केस में ये पीवी और वीसी रेशियो भी हिल जाता है, लेकिन अगर वो ऐसा कुछ नहीं है तो हम मान के चलते हैं पीवी और वीसी रेशियो विल ऑलवेज रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड और प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इस एग्जाम्पल को नोट करो। जो जिन बच्चों ने फोटो खींची है, फोटो को फोटो में रहने, मतलब फोन में रहने दो, इसको भी आप नोट करेंगे इस एग्जाम्पल को। ये मेरा फेयर वो नोट नहीं है, हमारा फेयर नोट कौन सा चल रहा था अभी, अभी हमने एक ही पॉइंट लिखा है, पहला वाला इनकम स्टेटमेंट, और उसके 3 नोट्स लिखे है ना, ये फेयर नोट है। और जो मैं अगर वैसे ही कुछ एक्सप्लेन करने के लिए लिखूं और मैं आपको कहूं कि वो नोट करना है, तो फिर आप उसको ना एक ऐसा कर लीजिएगा, एक ऐसे अलग से डब्बे में डालते जाइएगा उसको। ठीक है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये कब काम आएगा, जब हम रिविजन करेंगे ना, तब हमें ये चीज़ें लिखी हुई काम आएंगी। अच्छा सर ने ऐसे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए डेटा लिया था, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक है, ये लो मैंने इसको एक अलग से बॉक्स में डाल दिया, इसको आप नोट कर लीजिए। आपने कर लिया बेटा।
इसके ऊपर अगर आपको डालनी हो हेडिंग तो लिख लीजिएगा ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। इस डेटा को ना मैं अभी यूज़ करूंगा आगे की बहुत सी चीज़ें और एनालाइज करने के लिए। ये सेम डेटा को यूज़ करेंगे और काफ़ी कुछ और एनालाइज करेंगे, काफ़ी कुछ और डिराइव करेंगे। हाँ बेटा, इतनी से वही तो बोल रहा हूँ, तभी तो मैं रुका हुआ हूँ। फोटो तो मैंने मना किया लेने के लिए, मैंने कहा ले रखी है तो फिर भी नोट करना है इसको। पूछो, मैंने लिखा है, बता सकता हूँ मैं। ठीक है, चलें बड़े आगे बढ़े। वन बेटा ऐसे आया ना, वीसी और पीवी रेशो का सम है। हमारा वीसी रेशो कितना है? 0.6 प्लस 0.4 पीवी रेशो इज इक्वल टू कितना? 1। हर एक केस में कितना है? 0.6 प्लस 0.4 1। 0.6 प्लस 0.4 1। ऐसे ही 0.6 प्लस 0.4 1। पीवी रेशो और वीसी रेशो सब जगह कितना है? 0.6 0.6 0.6। तो 0.6 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हम लिख रहे हैं पॉइंट नंबर 2। सम हमेशा 1 रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट और पीवी रेशो का सम 1 के अलावा हो ही नहीं सकता। कुछ भी कर लो। क्यों? आप मान लो 100 रुपए का सेलिंग प्राइस एज्यूम करते हो, मान लो 100 रुपए का सेलिंग प्राइस है, हमारा वेरिएबल कॉस्ट 70 रुपए का लगता है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितने का होगा? 30 रुपए का। 70 को परसेंटेज में निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 70%। और 30 को परसेंटेज में निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 30%। और 70 30 हमेशा कितना होगा? 100। मेरा वेरिएबल कॉस्ट 80 हो गया तो वो 20 भी हो जाएगा, तो वो 80% 20% होगा। सम हमेशा 1 होगा, कुछ भी सेलिंग प्राइस हो, कुछ भी वेरिएबल कॉस्ट हो, क्योंकि दोनों चीजें अल्टीमेटली निकली तो कहां से हैं? सेलिंग प्राइस से निकली है, तो इसलिए सम टोटल 1 होगा। अभी मैं मैथमेटिकली प्रूव भी करके दिखाऊंगा आपको। ठीक, चलिए अब हम पॉइंट नंबर लिख रहे हैं सेकंड, पॉइंट नंबर 2, जिसमें हम अब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और पीवी रेशियो का डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है ना? तो ये आपने बना लिया, लिख लिया पूरा। इस पे मैं वापस आऊंगा अभी एनालिसिस पर्पज के लिए। वेरिएबल कॉस्ट को 4.5 बोल दूं मतलब? कर लो, ये लो। 10 रुपए का सेलिंग प्राइस है, आप कह रहे हो वेरिएबल कॉस्ट कितने का बता रहे हो? 6.5 रुपए का ना। 10 6.5 माइनस कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा? 3.5। कन्वर्ट कर लो आप, 6.5/10 इंटू 100 कितना परसेंट हो गया? 65। और ये कितना हो जाएगा? 3.5/10 इंटू 100 कितना हो गया? 35%। अभी भी कितना है? 100%। आपको और फैंसी खेलना हो तो 6.33 कर लो तब भी वही आएगा। सम टोटल हमेशा कितना रहने वाला है? 100% ही रहने वाला है, कुछ भी कर लो आप। ठीक है, अभी मैथमेटिकली प्रूव करूंगा। अच्छा को अच्छा सर इसलिए है ये, तभी समझना ये बात। अभी अभी मैं मैथमेटिकली प्रूव करूंगा इस चीज को। हम अब पॉइंट नंबर लिख रहे हैं 2। लिखिएगा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो।
अब फॉर्मली वेरिएबल कॉस्ट रेशियो की हम क्या लिख रहे हैं, डेफिनेशन लिख रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को शॉर्ट में हम वीसी रेशियो भी बोल देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, वीसी रेशियो भी बोल देते हैं। क्या है ये रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज द रेशियो बिटवीन variable cost and sales. Variable cost ratio is the ratio between variable cost and sales. It is computed as under. It is computed as under. VC ratio is equals to variable cost divided by sales into 100. पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 1 में इनकम स्टेटमेंट आई थी, पॉइंट नंबर 2 में हमने वीसी रेशियो को डिफाइन किया, पॉइंट नंबर 3 में किसको डिफाइन कर रहे हैं, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फुल फॉर्म क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, और इसको शॉर्ट में जो ज़्यादा पॉपुलर नाम है वो कौन सा नाम है, पीवी रेशियो। कुछ लोग पी के बाद पी ऑब्लिक वी कर देते हैं, कुछ लोग सिंपली पीवी लिखते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट एक कदम आगे जाके पीवीआर लिख देता है पीवी रेशियो को पूरा ही शॉर्ट कर देता है पीवीआर। कई जगहों पे उसने स्टडी मैट में यूज़ किया है लैंग्वेज पीवीआर, ठीक है। पीवी रेशियो लेकिन ज़्यादा पॉपुलर नाम है। इट इज़ द रेशियो बिटवीन contribution and sales. It is computed as under PV ratio is equals to contribution upon sales into 100, contribution upon sales into 100, ठीक है। थर्ड पॉइंट के नीचे एक स्टार बना के नोट लिखें, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, इस रेशियो के दो नाम और भी हैं। पहला नाम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। जैसे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को हम वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बोल रहे हैं ना कि वो वेरिएबल कॉस्ट है परसेंटेज में, तो इसका एक सीधी सीधा नाम तो क्या है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, कि हमारा कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट है। शॉर्ट में इसको दुनिया वाले सीएम रेशियो भी बोल देते हैं, एक और नाम है सीएम रेशियो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। और इसका एक नाम जो बड़ा ऑब्वियस सा है वो है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, ये इसका एक नाम और भी है। ठीक है, बढ़ा जाए आगे, यहां तक कोई डाउट नहीं। पॉइंट नंबर 4, मुझे बताइए पीवी रेशियो का क्या फॉर्मूला लिखा अभी हमने, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। 100 से नहीं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, तो सिंपली डेसिमल में आ जाएगा, 6/10.6 आ जाएगा ना, यही हुआ ना, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो। अच्छा अब देखना, सामने देखना, आप इस पेन छोड़ दो अपने। क्या मैं कंट्रीब्यूशन की जगह लिख सकता हूं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट? हाँ जी बेटा, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि 100 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरे को कुछ प्रूव करना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई नहीं करा,
100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा। 60/100 को 0.6 लिख सकते हैं ना, जैसे 6/10 था। अच्छा सामने देखिएगा प्लीज, अभी लिखना छोड़ दो आप। क्या मैं इस कंट्रीब्यूशन को सेल्स माइनस वीसी लिख सकता हूं? कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अभी देखा ना ऊपर आपने, डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सेल्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? सेल्स अपॉन सेल्स माइनस वीसी अपॉन सेल्स लिख सकता हूं? कैंसिल हो गया आपस में। ये क्या है? नहीं, वीसी अपॉन सेल तो है, लेकिन ये है कौन सी रेशियो? दिस इज वीसी रेशियो। अरे है ना वीसी अपॉन सेल, अभी तो लिखा वीसी रेशियो। तो क्या हमने ये प्रूव कर लिया कि पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस वीसी रेशियो, है ना? जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल था, अभी ये वाला एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूं ये 0.6 कैसे निकल सकता है? एक तो है कि 6/10 कर लिया, 15,000/25,000 कर लिया। ये 0.6 ऐसे भी तो निकल सकता है अगर हमें पीवी रेशियो पता है तो 1 माइनस 0.4। भाई दोनों का सम कितना होता है? 1। एक बता दूं, दूसरा निकाल दोगे? अगर मैं आपको पीवी रेशियो बता दूं तो वीसी रेशियो निकल जाएगा, वीसी रेशियो बता दूंगा तो पीवी रेशियो निकल जाएगा। तो मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि वीसी रेशियो 0.6 है, दैट इंप्लाइज कि पीवी रेशियो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कितना है? 0.4 है। और ये मैंने आपके सामने ऐसे मैथमेटिकली प्रूव किया। मैंने पहले नॉर्मल वाला फॉर्म लिखा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। कंट्रीब्यूशन की जगह क्या लिख दिया? सेल्स माइनस वीसी। उसको थोड़ा सा मैथ्स यूज करके सेल्स अपॉन सेल्स माइनस वीसी अपॉन सेल। और वीसी अपॉन सेल जो होता है वो कौन सी रेशियो होती है? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। और सेल सेल तो आपस में कैंसिल होकर 1 रह गया, तो क्या रह गया? 1 माइनस वीसी रेशियो। और जरा ध्यान से सोचिए, पेन छोड़ो, 2 मिनट सामने देखो। हमने कहा कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और पीवी रेशियो जो होता है उसका सम होता है 1, यही बोला, ठीक है? हमारे उस एग्जाम्पल की बात करो जो ऊपर लिया था, हमने 10 रुपए का सेलिंग प्राइस लिया था, 6 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट लिया था और 4 रुपए कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हमारे उस वाले एग्जाम्पल में कितना आया था? 6/10। और पीवी रेशियो हमारा कितना आया था? 4/10। 10 अगर एलसीएम ले लूंगा तो ऊपर 6 + 4 हो जाएगा, और 10/10 कितना आएगा? 1 ही आएगा ना भाई। जब मैं एलसीएम लेता हूं तो ऊपर क्या आ जाता है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। और वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल। और सेल अपॉन सेल होके क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली 1 ही रह जाएगा। किसी भी तरीके से देख लो आप, लेकिन सम कितना आना है? दोनों का 1 ही आना है। अब मैं आपको ये बात बता दी, कई बार बता दी, अब कितनी बार हमें क्वेश्चन में वो क्या करेगा? वो हमें वेरिएबल कॉस्ट रेशियो देगा, तो उसकी मदद से हम क्या निकाल पाएंगे? पीवी रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो अगर वो कहता है 65% है तो पीवी रेशियो कितना होगा? 35%। सम अगर डेसिमल में ये अगर रेशियो डेसिमल में निकली है तो सम 1 होगा, ये रेशियो अगर परसेंटेजेस में निकली है तो सम 100% होगा। बस इतना फर्क है। तो हम ये पॉइंट नंबर 4 इसको एज अ नोट लिखो आप। पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू, ठीक है? अब मैं क्या इसके साथ, अब क्योंकि आपकी बात को समझ में आ गई आपको, क्या मैं इसके साथ ये नोट लिख सकता हूं कि सम ऑफ पीवी एंड वीसी रेशियो इज 1 और 100%, इज 1 और 100%। 100% कब होगा? जब हमने परसेंटेजेस में निकाला। और 1 कब होगा? जब हमने डेसिमल्स में निकाला हो, ठीक है ना? और इसी फॉर्मूला को देख लो ना आप, इसी फॉर्मूला में देखो, अगर मैं वीसी को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊं, इस फॉर्मूला में अगर मैं इस वीसी को इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं, इधर ले जाऊं, तो क्या हो जाएगा? पीवी प्लस वीसी।
पीवी प्लस वीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इसी को इधर ले जाके पीवी प्लस वीसी इज इक्वल टू 1, है ना, कह सकते हो आप, वो भी कह सकते हो। तो मैंने बेसिकली इसी नोट के नीचे इस बात को भी अब मेंशन करेंगे हम यही वाली रेशो को यहां लेके आ रहे हैं बस। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो क्या हमने पीवी रेशो के अब दो फॉर्मूला डिवाइस कर लिए? पहला फॉर्मूला सिंपल कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस वीसी रेशो या 100% माइनस वीसी रेशो। पीवी रेशो के टोटल 5 फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा मैं आपको। टोटल कितने डिराइव कराऊंगा? 5। अभी कितने डिराइव किए हमने? 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सामने, ये स्टेटमेंट याद है आपको, है ना? कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस किया? फिक्स कॉस्ट, और क्या आ गया? प्रॉफिट। हम अगर इन तीन चीजों को ही देखें तो हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाता है ना? तो क्या मैं कह सकता हूं कि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट को मैं अगर इधर ले आऊं तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो मैं अगर 10 प्लस 0 करूंगा 10 आएगा, 20 प्लस 10 10 प्लस 10 करूंगा 20 आएगा, और 10 प्लस 70 करूंगा तो कितना आएगा? 80 आएगा। मतलब ये कि कंट्रीब्यूशन प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन प्लस फिक्स सॉरी प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, मतलब कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन निकालने का अगर नीचे से रिवर्स कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो ये एक तरीका है, और ऊपर से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो क्या तरीका है? सेल्स माइनस वीसी। ये तो बताइए आपको, ये यूज करूंगा अभी मैं आगे, ठीक है ना? सेल्स माइनस वीसी इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, और नीचे से ऊपर जाए तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन। और कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, सामने दिख ही रहा है आपको, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो प्रॉफिट आएगा। तो बेसिकली फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन तो है, जो फिक्स कॉस्ट में चला गया और बच गया उसके बाद कंट्रीब्यूशन, वो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है। 20,000 का दूसरे वाले लेवल पर 20,000 का कंट्रीब्यूशन कमाया था, 10,000 फिक्स कॉस्ट में निकल गया, तो 10,000 ही तो बचे। तो जो बचे और जो फिक्स कॉस्ट में दे दिया वो दोनों को जोड़ेंगे भी तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन ही आएगा। ठीक है ना? तो अब आप क्या करें, पहले मैं आगे की बात बोलूं उससे पहले पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 थर्ड था, 4 तो हो गए ना, दो दूसरे नंबर पे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो लिखी, फिर प्रॉफिट वॉल्यूम। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा, ठीक है? फिफ्थ पॉइंट में लिखिएगा कि ये बात हम जानते हैं कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसे आ जाएगा? वो क्या आ जाएगा? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अब के सामने सामने देखो प्लीज सारे, इस एग्जाम्पल वापस आ रहे हैं, ये बड़ा हेल्प करेगा एग्जाम्पल, आगे बहुत चीज़ें और एनालाइज करवाएगा ये एग्जाम्पल। अब सिर्फ मुझे बताना, हाथ में कैलकुलेटर पकड़ लो आप, ठीक है? जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है, फोन फोन तो होगा ही, बस फोन में कैलकुलेटर की ऐप खोलना, कुछ और मत खोलना, ठीक है? अब मुझे बताया, ये जो 2,500 यूनिट का कंट्रीब्यूशन है और 5,000 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन दो लेवल्स के बीच में चेंज कितना आया? 10,000 का। और सेल में चेंज कितना आया? 25,000 का। 10/25 करना कितना आता है? मतलब ये 10,000/25,000 कितना आता है?
नहीं नहीं, 10,000 अपॉन 25,000, डिवाइड डिवाइड डिवाइड। 10,000 अपॉन 25,000 कितना आता है? 0.4। 0.4 तो क्या है? 0.4 तो क्या है? 0.4 तो क्या है? पीवी रेशियो। अरे पीवी रेशियो, 0.4 तो पीवी रेशियो है ना, 40%। अच्छा, ये चेंज कितना है? 60,000। ये चेंज कितना है? 1.5 लाख। जरा लिखना कैलकुलेटर पर, 60/1.5 लाख। पेन से नहीं लिखना, बटन दबा के लिखना। कितना आ रहा है? अगेन 0.4। पीवी रेशियो फिर से 0.4 आ गया ना। अच्छा, मुझे बता सकते हो कि ये वाला चेंज कितना है? 10 से 80, 70,000। भाई 10 से 80 हो गया, चेंज कितना है? 70। और ये चेंज कितना है? 1.75। 70/175 करना, अगेन 0.4। कहना ये चाह रहा हूं कि पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला और भी आ सकता है कि जब मेरे को दो लेवल्स दे रखे हैं और दो लेवल्स के चेंजेस पता हों सिर्फ, तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल विल आल्सो गिव मी पीवी रेशियो। और ये बात आप खुद देख पा रहे हैं। भाई जितना चेंज आया कंट्रीब्यूशन में, जैसे पहले आया 10 से 20, चेंज कितना है? 10। सेल में कितना चेंज है? 25 से 50, 25 का चेंज है। 10/25 कितना आया? 0.4। 0.4 इज व्हाट? पीवी रेशियो। फिर मैं दूसरा तीसरा लेवल देखता हूं, तो ये चेंज कितना है? 60। यहां पे चेंज कितना आया? 60 का। यहां चेंज कितना आया? 1.5 लाख का। 60/1.5 लाख करते तब भी क्या आता है? 0.4। हम पहले से तीसरे में जाते हैं, तो ये चेंज 70,000 रुपए का है, 10 से 80। और 70/175, 25 से 2 लाख हो गया 175। तो 70/175 करेंगे, अभी भी कितना आ रहा है? 0.4। तो हम जाने अनजाने एक तीसरा फॉर्मूला भी डिवाइस कर चुके पीवी रेशियो का, और वो क्या? चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स। चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स। मतलब मैं आपको सीधे सीधे ना बताऊं कि मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है, मैं आपको कहूं कि देखो, दो डेटा है मेरे पास दोनों के ना चेंजेस पता है, तो हम कहेंगे हम चेंजेस से भी काम चला लेंगे। चेंजेस से भी काम चला के हम क्या निकाल देंगे? पीवी रेशियो निकाल देंगे। तो अब हम यहां पर जो अगला पॉइंट लिख रहे हैं, अगला पॉइंट हमारा कौन सा होगा? 6 नंबर पॉइंट। हम कह रहे हैं कि पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला और भी है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का एक फॉर्मूला और भी है, और वो क्या है? चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। ठीक है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स। चेंज वर्ड को ना कई बार डेल्टा से बोल दिया जाता है। चेंज का मतलब डेल्टा भी बोल देते हैं कुछ लोग, डेल्टा कंट्रीब्यूशन। डेल्टा वर्ड बेसिकली चेंज को डिनोट करता है, डिवाइडेड बाय डेल्टा सेल्स। चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल, कभी कभार इसको हम डेल्टा वर्ड से भी सिग्निफाई कर देते हैं। अच्छा, अब आप मुझे एक बात सोच के बताइए, जब मैं बोलता हूं चेंज, तो बेसिकली दो लेवल्स चाहिए हमें। चेंज मतलब दो लेवल चाहिए। और ये चेंज आपने कैसे निकाला? अगर मैं यहां पे इसी एग्जांपल में कहूं, ये 10,000 का चेंज आपने कैसे निकाला? 20,000 माइनस 10,000, 20,000 माइनस 10,000। ये चेंज कैसे निकाला? 25 का 50 माइनस 25। अच्छा, ये चेंज कैसे निकाला? 80 माइनस 20, 60। और ये कैसे निकाला? 2 लाख माइनस 50। मतलब आप दो लेवल का कंट्रीब्यूशन और दो लेवल का सेल चाहते हैं, तभी निकल पाएगा चेंज। तो मैं अगर इसी बात को यहां पे लिखूं कि चेंज इन कंट्रीब्यूशन, आप कहना चाह रहे हो कि कंट्रीब्यूशन 2 माइनस कंट्रीब्यूशन 1 अपॉन सेल्स ऑफ सेकेंड लेवल माइनस सेल्स ऑफ फर्स्ट लेवल। क्या ये बात मैं लिख सकता हूं? ठीक है। अब मुझे ये बताइए, क्या कंट्रीब्यूशन को मैं लिख सकता हूं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट? अभी अभी आपने कहा था हाँ सर लिख सकते हैं। ऊपर देखो, ये लिखा ना हमने यहां पर।
क्या मैं कंट्रीब्यूशन को लिख सकता हूं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट? माइनस कंट्रीब्यूशन 1 के लिए भी फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिख सकता हूं ना? प्रॉफिट के नीचे लिख रहा हूं 2 और इस वाले प्रॉफिट के नीचे लिख रहा हूं 1। मैंने फिक्स कॉस्ट के नीचे 2 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है। इस एग्जाम्पल में मुझे बताओ, पहले और दूसरे लेवल में क्या प्रॉफिट अलग अलग है? पहले वाले में 0 है, दूसरे वाले में 10 है, और यहां पर दूसरे में प्रॉफिट अलग अलग है, पर क्या फिक्स कॉस्ट अलग अलग है? क्या नहीं है? तो प्रॉफिट के नीचे तो 2 1 लिखना पड़ेगा कि ये लेवल 2 का प्रॉफिट है और ये लेवल 1 का प्रॉफिट है। लेकिन फिक्स कॉस्ट के नीचे 2 1 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? वो तो सेम ही रहती है। उसके नीचे थोड़ी लिख सकते हैं 2, उसके नीचे 2 1 क्यों लिखे? और डिवाइडेड बाय सेल्स 2 माइनस सेल्स 1। पहले आप इतना डाइजेस्ट करो। अब मैं इसके बाद कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं कराऊंगा, अब मैं इसी की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जांपल्स, क्योंकि आराम आराम से चलना है, ज्यादा जल्दबाजी करेंगे तो दिक्कत रहेगी। पहले मुझे ये बताओ, यहां तक समझ में आता? हाँ जी, हाँ जी। चेंज इन सेल, चेंज इन सेल मतलब क्या? 2 लेवल की सेल ना, तो सेल सेकंड लेवल की सेल माइनस फर्स्ट लेवल की सेल। मैंने आपको अभी अभी ऊपर एग्जांपल की मदद से बताया कि आप पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो सकता है चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल। आपने कहा सर हो सकता है, ठीक है। और चेंज मतलब 2 लेवल्स का चेंज अपॉन 2 लेवल का सेल्स का चेंज, है ना? अच्छा, चेंज इन कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन 2 माइनस कंट्रीब्यूशन 1 हो गया एक तरह से। और सेल्स का चेंज क्या? सेल्स 2 माइनस सेल्स 1। कंट्रीब्यूशन की जगह मैंने क्या लिख दिया? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और यहां पर भी क्या लिख दिया? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से सोचो, इसको मैं अगर और आगे लेके जाऊं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये 2 माइनस फिक्स कॉस्ट, अगर ये मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, सॉरी ये तो, एक मिनट रुको, मैंने ऊपर, अच्छा ये क्या करवाया आपने? बताया भी नहीं किसने? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा ना तो। अब मैं इसको अगर ब्रैकेट खोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट 1 और सेल्स 2 माइनस, कॉमन कैसे ले सकते बेटा? 2 ब्रैकेट खोले मैंने, मैंने यहां पे ब्रैकेट ओपन कर दिया, और ब्रैकेट ओपन करते ही साइन बदलेगा, पता है ना आपको? तो साइन बदलेगा, और साइन बदलने से क्या हुआ? ये फिक्स कॉस्ट और ये फिक्स कॉस्ट कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली हमारा एक फॉर्मूला और डिवाइस हो गया, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। अरे प्रॉफिट 2 माइनस प्रॉफिट 1 अपॉन सेल्स 2 माइनस सेल्स 1। फिक्स कॉस्ट को उड़ा दिया मैंने, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। और चेंज वर्ड डिनोट होता है डेल्टा से, तो डेल्टा प्रॉफिट अपॉन डेल्टा सेल भी बोल सकते हैं। ये भी हमारा पीवी रेशो का फॉर्मूला ही है। मैंने यहाँ पे सिंपल मैथ्स यूज करी है, एल्जेब्रा यूज किया है, और उसकी मदद से मैंने आपके सामने ये कुछ डेरिवेशन रख दी है। अब मैं बस अब कुछ और नया नहीं बताऊंगा, पहले मैं इसी चीज पर आपको और प्रैक्टिस करवाऊंगा। पहले मैं इसको बता दूं कि ये क्या किया है हमने। हमने सबसे पहले एक फॉर्मूला डिवाइस किया, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल। फिर हमने कहा भाई देखो, पीवी और वीसी रेशियो का सम जो होता है वो 1 या 100% होता है। तो अगर हमारे पास वीसी रेशियो है तो 1 माइनस वीसी रेशियो करके क्या आ जाता है? पीवी रेशियो आ जाता है। फिर हमने देखा कई सारे लेवल्स अगर दे रखे हैं तो 2 लेवल्स के चेंज को भी अगर हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल भी हमें क्या देता है? पीवी रेशियो। जिस तरीके कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल पीवी रेशियो देता है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल भी क्या देगा हमको? पीवी रेशियो ही देगा। चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल भी हमको पीवी रेशियो देगा। और इस फॉर्मूला की मदद से, कौन से वाले फॉर्मूला की मदद ली थी? शुरुआत हमने कहां से की थी? चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन
चेंज इन सेल्स है। और इसकी मदद से हम कहां पहुंच गए, इसकी मदद से हम कहां पहुंचे, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। अब अगर एक बार हम चेक करें अपने इस एग्जाम्पल में, चेक करें, आप मुझे बताइए इस एग्जाम्पल में बताइएगा व्हाट इज चेंज इन प्रॉफिट, 10,000। व्हाट इज चेंज इन सेल, 25। 10 अपॉन 25 इज 0.4। व्हाट इज चेंज इन प्रॉफिट, 60,000। और व्हाट इज चेंज इन सेल, 1.5 लाख। 60 अपॉन 1.5 लाख कितना आया, 0.4। यहां पर आ जाओ, व्हाट इज चेंज इन प्रॉफिट, 70। और व्हाट इज चेंज इन सेल, 175। और फिर भी क्या आएगा, 0.4। आपने एक बात नोटिस करी है, आप अगर एक बात नोटिस करो, सब कुछ छोड़ दो, आप एक बात अगर यहां पे ये ऑब्जर्व करो, तो कंट्रीब्यूशन में जितना चेंज आया है उतना ही प्रॉफिट में चेंज आया है। यहां पे भी कंट्रीब्यूशन में चेंज कितना है, 60। और यहां पर भी कितना है, 60। मतलब जितना चेंज कंट्रीब्यूशन में आया है उतना ही चेंज प्रॉफिट में भी आया है। और ऐसा क्यों हुआ है पता है, क्योंकि आप कुछ ऐसा समझे, मान लो एक बच्चे के पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, दूसरे बच्चे के पास 2 लाख रुपए पड़े हैं, दोनों में चेंज कितना है, 1 लाख का। एक के पास, फिर से बोलता हूं, 1 लाख है, दूसरे के पास 2 लाख है, दोनों में चेंज कितना है, 1 लाख का। मैंने दोनों बच्चे से 20-20 हजार रुपए ले लिए, 20 इनसे भी ले लिए, 20 इनसे भी ले लिए। इनके हाथ में कितने बचे, 80। इनके हाथ में कितने बचे, 180। और 80 और 180 का भी डिफरेंस कितना है, 1 लाख ही है। फिर से बोलता हूं, इस बच्चे के पास 50 है, इस बच्चे के पास 2 लाख रुपए हैं, चेंज कितना हो गया, 1.5 लाख का। एक के पास 50 है, दूसरे के पास कितने हैं, 2 लाख है, चेंज कितना है, 1.5 लाख का। मैंने दोनों से 30-30 हजार ले लिए, 50 वाले से 30 लूंगा तो कितने बचेंगे, 20। और दूसरे वाले से 2 लाख से 30 लूंगा तो कितने बचेंगे, 170। और अभी भी चेंज कितना है, वही सेम, 1.5 लाख ही। भाई 50 में से 30 लिए, 20 बचे इनके पास, और 2 में से 30 निकाले, 170 बचे। और 20 और 170 का डिफरेंस कितना हुआ, 1.5 लाख। कहने का मतलब ये है, यहां पर 2 लेवल है, और दोनों ही लेवल से मैंने सेम अमाउंट निकाल लिया इन द फॉर्म ऑफ फिक्स कॉस्ट। जब मैं दोनों में से ही सेम अमाउंट निकालूंगा, तो जो निकालने से पहले चेंज था वो निकालने के बाद भी वही चेंज रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट समझ लो, वही फिक्स अमाउंट निकाल लिया। फिक्स कॉस्ट निकालने से पहले क्या था, कंट्रीब्यूशन, और फिक्स कॉस्ट निकालने के बाद क्या है, प्रॉफिट। तो जितना चेंज कंट्रीब्यूशन में आएगा एग्जैक्टली उतना ही चेंज किस में आएगा, प्रॉफिट में भी आएगा। तभी ये फॉर्मूला फिट बैठ जाता है कि चेंज इन कंट्रीब्यूशन की जगह अगर मैं चेंज इन प्रॉफिट भी लिखूं तब भी पीवी रेशो ही आएगा। ध्यान रखें, ध्यान रखना जो मैं वर्ड बोलूंगा अब। पीवी रेशो का एक फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, एक फॉर्मूला होता है चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल, लेकिन प्रॉफिट अपॉन सेल नहीं होता। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल और चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल, ये 2 फॉर्मूला होते हैं। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल तो होता है, लेकिन प्रॉफिट अपॉन सेल पीवी रेशो का फॉर्मूला नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस हो रखी है, फिक्स कॉस्ट भी माइनस हो रखी है। चेंज जो आएगा मतलब ऑफ कोर्स प्रॉफिट अपॉन, पीवी रेशो क्या है, कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज, प्रॉफिट इन परसेंटेज थोड़ी है। पीवी रेशो क्या है, कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज, की जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो परसेंटेज में कितना है, ना कि प्रॉफिट परसेंटेज में कितना है। जब मैं बोलता हूं चेंज इन प्रॉफिट, इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली कह रहा हूं कि वो चेंज इन कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, क्योंकि जितना चेंज प्रॉफिट में आएगा उतना ही चेंज कंट्रीब्यूशन में भी आएगा। कितने पॉइंट हो गए हमारे, 6। पॉइंट नंबर 7 में लिखो समरी। अभी तक जो किया वो अब यहां पर हम लिख रहे हैं, ठीक है, समराइज कर रहे हैं। हमने पीवी रेशो के 4 फॉर्मूलाज डिवाइस किए। हमने कहा पहला फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। बी, दूसरा फॉर्मूला जो हमने किया, हमने कहा भाई देखो 1 माइनस वीसी रेशो हो सकता है, या फिर 100% माइनस वीसी रेशो, ये भी हो सकता है। फिर हमने बोला भाई देखो पीवी रेशो का एक फॉर्मूला और भी है, और वो क्या, डेल्टा कंट्रीब्यूशन, मतलब चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100।
और फाइनली पीवी रेशो का हमने कहा एक फॉर्मूला और भी है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। ठीक है, इनटू 100 करना चाहो तो कर सकते हो, परसेंटेज में आ जाएगा, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, डेसिमल में आएगा, और क्या होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया सब कुछ अभी तक। मैं जानता हूँ लास्ट के डिस्कशन में थोड़ा सा कुछ बच्चों को कॉम्प्लेक्सिटी अगर लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस पे अभी इसी पे प्रैक्टिस कराऊंगा बस। अभी मैं अब आगे के कॉन्सेप्ट नहीं लेके चलूंगा। पीवी रेशियो के टोटल कितने फॉर्म में डिवाइड करने हैं, 5। अभी कितने कर चुके हैं हम, 4। 5 भी आएगा लेकिन थर्ड फोर्थ क्लास में आएगा, अभी नहीं आएगा, आगे के कॉन्सेप्ट से किसी से एक से कनेक्ट होगा वो। ठीक है, पीवी रेशियो को बस सिंपली दिमाग में रखना, इट इज नथिंग बट कॉन्ट्रीब्यूशन इन परसेंटेज। ये क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन है लेकिन परसेंटेज में है। 40% का मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट देने के बाद हमारी जेब में सेल का 40% बचता है। अगर 10 लाख रुपए की सेल करते हैं तो हमारी जेब में कितना बचेगा, 4 लाख रुपए बचेगा। इस 4 लाख रुपए में से मुझे क्या देना है, फिक्स कॉस्ट, और जो बच जाएगा वो मेरे लिए क्या होगा, प्रॉफिट। और इनकम स्टेटमेंट हमारी क्या है, सेल्स माइनस वीसी, सेल्स माइनस वीसी कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर हमने अलग अलग तरीकों से फॉर्मूलाज डिवाइस किए, बस 2 लेवल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन लें या 2 लेवल का सेल लें, अलग अलग ले लें तब भी पीवी रेशो आएगा, चेंज ले लें तब भी पीवी रेशो आएगा। और चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल के फॉर्मूला से हमने एक फॉर्मूला और डिवाइस कर लिया, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। और उसका कारण बहुत ऑब्वियस और लॉजिकल था, क्योंकि कंट्रीब्यूशन से मैंने 2 लेवल्स के कंट्रीब्यूशन से सेम फिक्स कॉस्ट माइनस किया हुआ है, तो इसलिए प्रॉफिट में से भी क्या आएगा, सेम चेंज ही आएगा। मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पर बताया, अभी 2 बच्चों के पास अगर इतने इतने रुपए हैं तो फिक्स अमाउंट लेने से पहले भी चेंज देख लो और फिक्स अमाउंट लेने के बाद भी चेंज देख लो, वो सेम ही रहेगा। तो चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा। और मुझे लग रहा है ऐसे ना आपको भेजना अच्छा नहीं लग रहा है, एक एग्जांपल लिखवा के भेज दो क्या, एक एग्जांपल, एक आध तो एग्जांपल लिख ही लेते हैं। लिखो एग्जांपल 1, सेल्स 25,000, वेरिएबल कॉस्ट 20,000, फिक्स कॉस्ट 4,000, कैलकुलेट पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। सेल्स तो पता है हमें कितनी है, 25,000। क्या कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं हम, कैसे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वीसी, सेल्स 25 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 20, 5,000 है ना। तो हमारा पीवी रेशियो हो जाएगा 5,000 अपॉन 25,000 इंटू 100। कितना बताया आपने, 20%। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20% आएगा, नहीं करोगे तो डेसिमल में आ जाएगा 0.2। ठीक है, पर मैं आपको भी एक बात बताऊंगा कि हमें अगर एग्जामिनर बोलेगा कि कैलकुलेट पीवी रेशियो, तो हमें बेहतर है कि परसेंटेज में दें उसको। ज़्यादा अच्छा कैसे लग रहा है, मान लो आपके 60% मार्क्स आए, कोई पूछ रहा है कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए, आप कह रहे हो 0.6 आए, 0.6 आए, क्या बोलेगा, समझ नहीं आया कुछ। लेकिन जब बोलोगे 60% आए तो वो कहेगा कि हाँ समझ में आएगी बात। तो 0.6 बोलना या 60% बोलना ज़्यादा अच्छा क्या लग रहा है सुनने में, 60%। तो अगर एग्जामिनर बोले कि कैलकुलेट पीवी रेशियो तो हम परसेंटेज में निकालेंगे। लेकिन कई बार ना एग्जामिनर पीवी रेशियो नहीं मांगेगा, कुछ और मांगेगा, पीवी रेशियो लेकिन निकालनी पड़ेगी उस दूसरी फिगर तक पहुंचने के लिए। तो उस केस में हमारी चॉइस है, हम पीवी रेशियो को डेसिमल में निकालें या परसेंटेज में निकालें, हमारे ऊपर है, हम अपने हिसाब से कुछ कैसे भी करेंगे।
जैसे आगे जाके हम एक कंप्यूटेशन करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट का, तो वहां पे हमें पीवी रेशो पहले निकालनी पड़ेगी, वो निकालनी पड़ेगी। तो वो पीवी रेशो हमारी मर्जी है, हम कैसे मर्जी निकाल लें, क्योंकि एग्जामिनर ने पीवी रेशो नहीं पूछा, उसने क्या पूछा मुझसे, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट हम उसे तमीज से देंगे और बाकी वर्किंग हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। मतलब पीवी रेशो हम डेसिमल में निकालें या परसेंटेज में निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल नंबर 2, सेल्स 1,00,000, फिक्स कॉस्ट 12,000, प्रॉफिट 8,000। कैलकुलेट पीवी रेशो। 12,000 है बेटा, 12,000। कितना है? देखो हम ये बात जानते हैं कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को अगर माइनस कर देते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट। और ये बात तो अभी हमने देखी ना कि कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो क्या हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी है 12,000, हमारे पास प्रॉफिट भी है 8,000, तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या निकल के आएगा, 20,000। ठीक है, कंट्रीब्यूशन भी कर लिया आगे आप लोगों ने, वेरी गुड। जाना चाहते होगे ना अब आप, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, 20,000 का कंट्रीब्यूशन आया, 1,00,000 रुपए की सेल इंटू 100, 20%। आज का आखिरी सवाल, आखिरी एग्जाम्पल, बस लास्ट, इसके बाद नहीं कराऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 3, वीसी रेशियो मान लो दे रखी है 20%, सेल्स है हमारा 1,00,000, कैलकुलेट पीवी रेशियो। इसमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं आपको, क्योंकि यहां परसेंटेज में, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, 100% माइनस वीसी रेशियो। नहीं तमीज से लिखेंगे ना, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं ना, 100% माइनस वीसी रेशियो। तो वीसी रेशियो कितना है, 20%। ठीक है। अच्छा थोड़ा सा आपको अगर घुमा के निकालना हो तो आप क्या कहोगे, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट 20% है, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 20,000। 1,00,000 का 20,000 हमारा वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 80,000। कॉन्ट्रीब्यूशन 80,000 आ गया, और सेल 1,00,000 है, 80 अपॉन 1,00,000 भी कितना आएगा, 80%। भाई आपको अगर थोड़ा सा लॉन्ग कट से निकालना हो, सीधा निकालना हो, तो पहले आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल लोगे, 1,00,000 का 20% कितना होगा, 20,000 रुपए, और कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 80,000 रुपए, और फिर उसकी मदद से 80 अपॉन 1,00,000 करके भी क्या आ जाएगा, 80%। वैसे भी निकाल सकते हो आप। ठीक है। मेरे को ना अब जो मेन आपका अभी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करवाना है, जो मुझे लग रहा है कि अभी आपको थोड़ा सा इसमें डाउट होगा, वो ये वाले फॉर्मूलाज में, चेंज वाले फॉर्मूलाज में ना, इसमें अभी क्लैरिटी नहीं होगी, प्रैक्टिस के बाद अच्छे वाली क्लैरिटी आ जाएगी, होगी लेकिन, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी मैथमेटिकली दिखाया है आपको, अभी उसको हमने नंबर्स के साथ प्रैक्टिस नहीं किया है, तो वो जब करेंगे ना तो ये वाले फॉर्मूलाज आपके अच्छे से हो जाएंगे। तो अभी आपको बेसिकली जो मैंने बस बोला है, आज जो लिखवाया है, इसको बस रिवाइज करके आना आप। ठीक, अगली क्लास में फिर हम इस पे और कई सारी एग्जाम्पल्स लिख के नंबर्स की मदद से धीरे धीरे एडवांस करेंगे, सीधे एकदम से एडवांस नहीं करेंगे, आराम आराम से कुछ नए 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 पॉइंट ऐड करते 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 अपने डिस्कशन को फिर हम आगे लेके जाएंगे। अगर देखो इस, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है सपोज, ठीक है, ये हमें वीसी रेशियो गिवन है, कितना है, 20% है।
तो आप इसको अगर 1 माइनस करना चाहते हो तो उसको 20% ना देख के क्या देखो 0.2, 20/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2। तो फिर मैं क्या बोलूंगा 1 माइनस 0.2 तो कितना आ जाएगा 0.8, और 0.8 इज नथिंग बट 80%। नहीं तो ऐसे वो एग्जाम में अगर 0.2 दिया तो 1 माइनस 0.2 करके 0.8 लिख देना, और फिर जैसे मान लो सिर्फ उसने 0.2 लिखा हुआ है तो हम फिर क्या करेंगे 1 माइनस 0.2 लिख के क्या निकाल देंगे 0.8, और साथ में ना फिर हम ऐसे लिख देते हैं 0.8 दैट इज 80%। मतलब फिर 0.8 को 100 से मल्टीप्लाई करके भी दिखा देते हैं कि 80% है। फिर से बोल बेटा। हाँ 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 हाँ। तो फिर ऐसे कर लो आप, देखो। हाँ देखो ऐसे कर लो, वीसी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स, है ना, इनटू 100, यही होता है ना फॉर्मूला। कितना दे रखा है हमको 20, ठीक है, 20 इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल, कितना है हमारे पास इस क्वेश्चन में, सेल है ना 1 लाख, इंटू 100। तो इसकी मदद से आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 लाख यहाँ चले जाएगा, 20/100 कितना आ जाएगा 20,000। ये ऐसे वीसी रेशियो के फॉर्मूला में पुट भी कर सकते हो। इसका डिस्कशन करूंगा मैं अभी, ये जो आपने बात पूछी ना, अगली क्लास में पहला डिस्कशन इसी चीज़ पर है, इसको कैसे यूज़ करना हमें, ठीक है। इस पर थोड़ा सा डिटेल्ड बात आएगी अगली क्लास में। अभी कुछ डाउट तो नहीं है इससे रिलेटेड? श्योर, चलिए ठीक है, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। किसी के कोई डाउट्स है तो मैं यहीं पे खड़ा हूँ, पूछ सकते हैं प्लीज़।